हेलो गाइस, वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर पीयूष और हम डिस्कस कर रहे हैं सीडीएस 2023 का सितंबर वाले अटेम्प्ट का सेट ए। इसमें हमने 60 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमने पढ़े, जैसे सिनोनिम्स के क्वेश्चंस थे, स्पॉटिंग एरर्स थे, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस थे और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज की बात करनी है क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इसमें ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस से हमें करनी है शुरुआत। तो डायरेक्शंस पढ़ने से शुरुआत करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन से क्वेश्चंस एज अ चैलेंज हमारे पास में आ रहे हैं। भैया जितने क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिलते हैं उसमें सबसे भयानक क्वेश्चंस आपको इन्हीं फॉर्मेट से मिल सकते हैं, जिसको ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस बोला जाता है। 6 सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन कई बार यहां पे ऑनलाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जस्ट बिकॉज इनकी शफलिंग हो जाती है। कभी आपको इधर पार्ट्स मिलेंगे, कुछ पार्ट्स इधर मिलेंगे, स्क्रॉल करने में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बट स्टिल हम कोशिश करेंगे कि इसको हम एकदम आसानी से ही सॉल्व कर ले। तो चलिए डायरेक्शंस पढ़ते हैं। In this section, each item consists of 6 sentences of a passage. The first and 6 sentences are given in the beginning as S1 and S6. The middle 4 sentences in each have been jumbled up and labeled as P, Q, R and S. You are required to find the proper sequence of the 4 sentences and mark your response accordingly on the answer sheet. चलो देखो, डायरेक्शंस ये कह रहा था भैया कि आपको क्या किया गया है। यहां पे देखो, यहां पे एक सेंटेंस, आपको टोटल 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन 6 में से ये है S1, मतलब सेंटेंस नंबर 1, इससे होगी शुरुआत। फिर है सेंटेंस नंबर 6, ये करेगा भैया सेंटेंस को खत्म, ये करेगा सेंटेंस को खत्म। अब आपको इसके बीच में PQRS नाम के 4 सेंटेंसेस को फिक्स कराना है। इसके बीच में PQRS नाम के 4 सेंटेंसेस को फिक्स कराना है, P, Q, R और S। ये 4 सेंटेंसेस आप शफल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको लग रहा है इसका अरेंजमेंट होना चाहिए, और इसको आपको मैच कराना है A, B या C, D में से किसी एक ऑप्शन से। मतलब इन 4 में से कोई एक ऑप्शन होगा इसका करेक्ट अरेंजमेंट, वही आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, ये बात हमने सारे ही क्वेश्चन में समझी हुई है। जब भी कभी इसके क्वेश्चंस आए हैं तो चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं किस हिसाब से इनका अरेंजमेंट हम करा सकते हैं बेटा। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं, म्यूटेशंस आर रैंडम चेंजेस टू द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन्स। म्यूटेशंस क्या होते हैं? रैंडम चेंजेस होते हैं बेस सीक्वेंस ऑफ जीन्स के। S6 कह रहा है सेवरल म्यूटेशंस मस्ट अकर इन द सेम सेल फॉर इट बिकम अ ट्यूमर सेल। ठीक, अब S6 का फिलहाल अभी कोई लिंक नहीं निकला S1 से, बात करेंगे आगे। पहले PQ, R और S को पढ़ लेते हैं। This is why mutations in them can result in uncontrolled cell division and therefore tumor formation। अच्छा ठीक है, अब अगर आप देखो यहाँ पे P किसके साथ लिंक हो रहा है? थोड़ा थोड़ा S6 के साथ में लिंक हो रहा है। क्यों बोला? द फ्यू जीन्स दैट कैन बिकम कैंसर कॉजिंग आफ्टर म्यूटेटिंग आर नोन एज ऑन्कोजेंस। ठीक है, ऑन्कोजीन्स। मोस्ट जीन्स डू नॉट कॉज कैंसर इफ दे म्यूटेट। ज्यादातर जीन्स कैंसर नहीं करते हैं जब वो म्यूटेट होते हैं। इन अ नॉर्मल सेल ऑन्कोजीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब बेटा एक चीज आपको यहाँ पे मालूम चल पा रही होगी, देखो अगर इस चीज की हम बात करें तो यहाँ पे ऑन्कोजेंस की बात की हुई है Q में, और यहाँ पे ऑन्कोजेंस की बात की हुई है S में, है ना? तो Q और S में ऑन्कोजेंस की बात की हुई है। एक चीज अगर हम देखें यहाँ पे, द फ्यू जीन्स दैट कैन बिकम कैंसर कॉजिंग आफ्टर म्यूटेटिंग आर नोन एज ऑन्कोजेंस। ऑन्कोजेंस की बात की जा रही है। इन अ नॉर्मल सेल ऑन्कोजेंस आर इन्वॉल्व्ड इन द कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब देखो ऑन्कोजेंस की बात यहाँ पे की जा रही है, 2 ही पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें ऑन्कोजेंस की बात करी जा रही है। मतलब Q और S को अगर हम साथ में रखना चाहें तो Q के साथ में क्या आएगा? S आएगा, और Q के बाद में ही S आएगा, ये चीज फिक्स है बेटा। तो Q के साथ में S अगर हम रिलेट कर ले तो ये चीज हमको एक पेयर की तरह दे रही है कि फ्यू जीन्स दैट कैन बिकम कैंसर कॉजिंग आफ्टर म्यूटेटिंग आर नोन एज ऑन्कोजेंस। जो जीन्स म्यूटेटिंग के बाद में कैंसर कॉजिंग बन जाते हैं इनको ऑन्कोजेंस बोलते हैं, और एक नॉर्मल सेल में ऑन्कोजेंस आर इन्वॉल्व्ड इन द कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। नॉर्मली जो ऑन्कोजेंस होते हैं वो इस तरीके से डिवाइड होते हैं। मतलब Q के साथ में क्या चाहिए? S चाहिए, ये चीज कंफर्म हो गई। अब ऑप्शंस अगर हम देखें कि भैया Q के साथ में S कहां कहां आ रहा है, तो ये देखो Q के साथ में S हमें कुछ ऑप्शंस में मिल जाएगा। देखो जैसे कहां कहां मिल रहा है, Q के साथ में S मिल रहा है हमको इस वाले में, Q के साथ S इधर नहीं मिल रहा, B को हटा देंगे। Q के साथ S यहां मिल रहा है और Q के साथ S यहां मिल रहा है। 3 ऑप्शन में मिल रहा है, लेकिन एक ऑप्शन यहां पे बुरी तरीके से बाहर हो चुका है। तो अगर हम बात करें इसको स्टार्ट करने की बेटा, तो कौन सा पॉइंट स्टार्ट कर सकता है? RQ, QS या RP? इसमें से जो पॉइंट स्टार्ट कर सकता होगा उसी से स्टार्टिंग करके इसको हम आंसर की तरह मान लेंगे, क्योंकि QS तो 3 में है। चलिए बात करते हैं कौन सा पॉइंट स्टार्ट कर सकता है। तो पहले सबसे पढ़ते हैं RQ स्टार्ट कर सकता है या नहीं, मतलब R स्टार्ट कर सकता है या नहीं। देखो R, मोस्ट जीन्स डू नॉट कॉज कैंसर इफ दे म्यूटेट। अब यहां पे स्टार्टिंग क्या हो रही थी? म्यूटेशंस आर रैंडम चेंजेस टू द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन्स। ठीक है, अब अगर हम इसको स्टार्ट करें R से, मोस्ट जीन्स डू नॉट कॉज कैंसर इफ दे म्यूटेट, है ना? जो म्यूटेशन है ये रैंडम चेंजेस होता है टू द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन्स, और फिर ये कह रहा है कि ज्यादातर जीन्स कैंसर नहीं बनाते हैं जब वो म्यूटेट करते हैं। R काफी हद तक लिंक्ड है। अब R के साथ में अगर हम Q जोड़े
क्यों बोला द फ्यू जीन्स दैट कैन बिकम कैंसर कॉजिंग। अब ये देखो कितना बढ़िया लिंक बन रहा है, कह रहा है कि ज्यादातर जीन्स जो होते हैं वो कैंसर कॉजिंग नहीं होते जब वो म्यूटेट करते हैं, जो कुछ थोड़े बहुत जीन्स कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं उनको क्या बोला जाता है, ऑन्कोजीन्स। मतलब आर के साथ में क्या चाहिए, क्यू चाहिए, ये चीज तो फिक्स हो गई। आर के साथ में क्यू क्या चाहिए, फिक्स हो गया। अब आर क्यू और क्यू एस हमारे पास में दो चीज बन गई थी, तो आर क्यू और एस हमारे पास में एक बढ़िया चीज बन गई है। देखो क्यू के साथ में एस चाहिए था, क्यू के साथ में एस चाहिए था और आर के साथ में क्यू चाहिए, तो आर क्यू और एस का एक पेयर बन चुका है। आर क्यू एस देखो कहां आ रहा है बेटा, आर क्यू एस ए बी सी डी कहीं नहीं आ रहा है, आर क्यू एस एकदम परफेक्ट है। सो आर क्यू एस पी को एक बार पढ़ लेते हैं। लास्ट में अगर हम पी को पढ़ें तो देखो आर क्यू एस के बाद में पी क्या बोल रहा है, दिस इज वाई म्यूटेशंस इन देम कैन रिजल्ट इन अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड देयरफॉर ट्यूमर फॉर्मेशन। ठीक है, समझ गए। इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हमें जाना पड़ेगा। आर क्यू एस पी इकलौता करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में निकल के आ रहा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएंगे, क्योंकि बेटा एक ही सीक्वेंस से आ रहा था आर क्यू एस और पी लास्ट में अल्टीमेटली सही बना रहा है। सो ए ऑप्शन के साथ में चल जाएंगे। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं क्या कह रहा है। 62 नंबर वाला क्वेश्चन, चलो अच्छा इधर ही है, ओके। फॉर मोस्ट पीपल राइटिंग इज एन एवरीडे अकरेंस। ज्यादातर लोगों के लिए राइटिंग क्या होती है, एवरीडे अकरेंस, मतलब रोज उनको लिखना ही पड़ता है। नियरली ऑल द डॉक्यूमेंट टाइप्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ्स कैन बी क्रिएटेड इन अ वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अ जनरल सेट ऑफ टूल्स फॉर एंटरिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। ठीक है, जो वर्ड प्रोसेसिंग है वो ये काम करता है। अभी यहां पे बोल रहा है ज्यादातर लोगों के लिए राइटिंग इज एन एवरीडे अकरेंस। राइटिंग क्या है, रोज लिखने वाली चीज है यार, रोज होने वाली चीज है। ठीक, मैनी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैव बीन डेवलप्ड टू मेक राइटिंग इजियर एंड स्मूथ ऑपरेशन। वन सच मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम इज वर्ड प्रोसेसर। ऐसा ही एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम क्या है, वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स की बात अगर करी हो, उसके लिए एक सच मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम की बात वर्ड प्रोसेसर जैसा हो जाएगा। यानी कि आर के साथ में मुझे ऐसा चीज चाहिए जो चीज क्या कर ले बेटा, जो एक प्रोग्राम की बात करने लगे, है ना। एक ऐसा ही मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम क्या हो जाए, वर्ड प्रोसेसर हो जाए। तो आर के साथ में मुझे एक वर्ड चाहिए, मतलब आर शुरुआत नहीं कर सकता, ये चीज पता है, और आर के साथ क्या लगना है अगर ये मालूम चल जाए तो आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। चलो एस को देखते हैं। व्हेन कंप्यूटर्स हैव अफेक्टेड आवर लाइफस्टाइल्स एंड वर्क पैटर्न्स दिस एक्टिविटी आल्सो नॉट लेफ्ट आउट। अब हम एक चीज का हिंट तो निकाल चुके हैं कि आर के साथ में भैया हम क्या ले ले, तो हमको वन सच मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम इज वर्ड प्रोसेसर मिल जाएगा। देखो वन सच मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम इज वर्ड प्रोसेसर, आर के पहले एस नहीं ले सकते क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है। अगर हम बात करें कि एस के आर के साथ में हम और क्या ले सकते हैं, तो देखो जरा ऑप्शन सारे पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा आर के साथ में क्या आ रहा है, उस हिसाब से हम चीजों को जोड़ के देख लेंगे बेटा। देखो मैनी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैव बीन डेवलप्ड टू मेक राइटिंग इजियर एंड स्मूथ ऑपरेशन। ऐसा एक पॉपुलर प्रोग्राम क्या है, वर्ड प्रोसेसर। अब ये चीज देखो कोई डिस्कार्ड नहीं कर सकता कि क्यू के साथ में क्या चाहिए, आर चाहिए, तो क्यू आर का एक पेयर हमारे पास में बन चुका है। अब क्यू के बाद में आर चाहिए, ये बात फिक्स है, तो क्यू आर को देख लेते हैं कहां पे मिल रहा है, उसी हिसाब से ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे। क्यू के साथ में आर बेटा देखो कहां कहां मिल रहा है, क्यू के साथ में आर इधर नहीं मिल रहा, ए बाहर, क्यू के साथ में आर यहां मिल रहा है, ये ठीक है, क्यू के साथ में आर यहां मिल रहा है, यहां पे क्यू के साथ में आर नहीं, यहां आर क्यू मिल रहा है, ये गलत हो गया। क्या क्या बच रहा है, एस पी क्यू आर बच रहा है और क्यू एस क्यू आर पी बच रहा है। तो एस के बाद में पी चाहिए या एस के बाद में क्यू चाहिए, इसको देख ले अगर, तो आंसर हमारा आ जाएगा एस पी या एस क्यू, कौन सा बेटर है, चलिए देखते हैं एस पी या एस क्यू कौन सा बेटर है। देखो एस पी को पढ़ते हैं, एस के बाद में पी को अगर हम पढ़े, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स, अब ये तो गलत हो गया यार ये गलत हो गया क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है वो वर्ड प्रोसेसर के बाद में आएगा, है ना। इसका मतलब है एसपी यहां पे लॉजिक नहीं दे पाएगा बेटा, एसपी लॉजिक नहीं दे पाएगा। एसपी लॉजिक इससे नहीं पाएगा क्योंकि एस के साथ में जो है वो क्यू आना चाहिए, पी बिल्कुल लास्ट में आएगा, क्योंकि वर्ड प्रोसेसर की बात करने के बाद ही तो फिर मैं बोल पाऊंगा अ वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है। तो जब मैं वर्ड प्रोसेसर के बारे में बता लूंगा उसके बाद में इसके बारे में बता पाऊंगा। मतलब आर के बाद में ही पी चाहिए, आर के पहले पी लगाया अगर मैंने तो गलत हो जाएगा, मतलब बी वाला ऑप्शन भी बाहर हो रहा है। तो बी सी डी यहां से बाहर हो गए हैं, सॉरी बी ए और डी बाहर हो गए, यहां से सी बच रहा है हमारा करेक्ट चॉइस। तो ए बाहर, बी बाहर और डी भी बाहर, क्या बच रहा है, एस क्यू आर पी के साथ बेटा हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एस क्यू आर पी यानी कि ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा एज द करेक्ट चॉइस। यहां पे एस क्यू आर पी तो हो रहा था, एस क्यू आर पी, हाँ S1 चला गया फिर एस क्यू आर पी, बिल्कुल। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर सी, एस क्यू आर पी वुड बी द करेक्ट चॉइस। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 63, देखिए ध्यान से। सोशल नेटवर्किंग is the grouping of individuals into specific groups like small rural commitments
कम्युनिटीज और अ नेबरहुड सब डिविजन एटसेट्रा। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, जैसे स्पेसिफिक ग्रुप में बांट देना, जैसे स्मॉल रूरल कम्युनिटीज होती हैं, नेबरहुड सब डिविजन एटसेट्रा होते हैं। Depending on the social network website, many of these online community members share a common interest such as hobbies, religion और politics। ठीक है, तो ये चीज उसी के आगे की कंटिन्यूटी में है। अब हम पी की बात करते हैं। Although social networking is possible in person, especially in universities, high schools or in the workplace, it is most popular online. When it comes to online social networking, websites are commonly used. Okay, these websites are known as social sites। अच्छा ठीक है, देखो एक चीज का मालूम आपको चल पा रहा होगा यहाँ पे बेटा कि ये जो क्यू वाला बोल रहा है, ये क्यू क्या बोल रहा है कि व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आर कॉमनली यूज्ड, दीज वेबसाइट्स आर नोन एज सोशल साइट्स। तो क्यू के साथ में आर चाहिए, ये बात फिक्स हो गई है। क्यू के बाद में क्या बोल रहा है? वेबसाइट्स आर कॉमनली यूज्ड, दीज वेबसाइट्स। अब यही वाली वेबसाइट्स है, दीज वेबसाइट्स हो गया, आर नोन एज सोशल साइट्स। क्या होता है जब भी ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग की बात होगी, वेबसाइट सबसे कॉमनली यूज होती हैं और इन वेबसाइट्स को क्या बोलते हैं? सोशल साइट्स। तो क्यू के साथ में आर चाहिए, ये बात फिक्स है। अब ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जिसमें क्यू और आर का एक पेयर दिख रहा हो हमें। चलो ढूंढते हैं क्यू के साथ में आर का पेयर कहां दिख रहा है, इसको फाइंड आउट करते हैं। क्यू के साथ में आर का पेयर ए में दिख रहा है, क्यू के साथ में आर का पेयर यहां नहीं दिख रहा है, यहां पे आर क्यू है, गलत हो गया। क्यू के साथ में आर का पेयर यहां भी नहीं है और क्यू के साथ में आर का पेयर यहां है। चलो ठीक है, तो यहां पे पी क्यू आर एस ले सकते हैं या एस पी क्यू आर ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र होगा। अब हमें स्टार्टिंग करने के लिए क्या एस ठीक है या पी ठीक है? एस देखो, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स फंक्शन लाइक एन ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ इंटरनेट यूज। अब देखो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स की जब हम बात करेंगे तो एस से शुरुआत अगर हमने कर दिया तो सोशल साइट्स को हम इंट्रोड्यूस बाद में कर ही नहीं पाएंगे। मतलब एस पहले अगर आ गया तो आर उसके बाद में पॉसिबल नहीं है, यानी कि एस पहले नहीं आ सकता, तो एस पी क्यू आर को हमें हटाना पड़ेगा। और बाकी दो पॉइंट्स यहां से पहले ही हट गए थे, तो डी भी बाहर, सी और बी बाहर हो ही गए थे। पी क्यू आर एस यानी कि सीधा जैसा अरेंजमेंट लिखा है पी क्यू आर एस, वैसा ही ये अरेंजमेंट एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए के साथ यहां पे चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 64 की। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? 64 कह रहा है बेटा, The principles of enterprise capitalism have been extended far beyond the USA through the impact of economic globalization। ठीक है, principles of enterprise capitalism have been extended far beyond the USA through the impact of economic globalization। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो प्रिंसिपल ऑफ एंटरप्राइज कैपिटलिज्म था, ये यूएसए से भी बाहर तक जा चुका है, बियॉन्ड यूएसए इसकी रीच हो चुकी है। Such pressures have helped to shape what is sometimes called the new political economy. Strong downward pressure has also been exerted on public spending and particularly welfare budgets. Moreover, the need to promote product and labor flexibility had often led to trade union activity. Globalization has promoted marketization in a variety of ways. Governments reduce tax levels in the hope of attracting inward investment। अब यार एक चीज तो आपको मालूम चल पा रही होगी, यहाँ पे एक चीज तो क्लियरली मालूम चल पा रही है भैया कि यहाँ पे देखो ग्लोबलाइजेशन की बात करी जा रही है ना। कह रहा है कि इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये ऐसा हो रहा है। अब पॉलिटिकल इकोनॉमी है यहाँ पे, और ग्लोबलाइजेशन की अगर आप बात करो तो ग्लोबलाइजेशन हैज प्रमोटेड मार्केटाइजेशन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। अब एक ही ऐसा पॉइंट है जो ग्लोबलाइजेशन को आगे कंटिन्यू कर रहा है, तो जब रीजन यही बताया है फर्स्ट पॉइंट में यानी S1 में, तो आर ही कंटिन्यू करेगा, ये बात तो ठीक है। अब देखते हैं आर के कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास में जो आर से शुरुआत कर रहे हैं। देखो आर के दो पॉइंट्स हैं, एक है आरपीक्यूएस और एक है आरएसपीक्यू। हमें कौन से वाले के साथ में जाना है इसकी बात जरा सा कर लेते हैं। सो आरपी या आरएस, देखो आरपी सही है या आरएस सही है। आर से शुरुआत अगर हम करें तो आर के साथ में पी पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज प्रमोटेड मार्केटाइजेशन इन वैरायटी ऑफ वेज, फिर पी पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड प्रेशर हैज आल्सो बीन एक्सर्टेड ऑन पब्लिक स्पेंडिंग एंड पार्टिकुलरली वेलफेयर बजट्स। अभी तक कोई प्रेशर की बात करी नहीं जा रही थी, तो आर के साथ में पी तो लगाना गलत है। गवर्नमेंट रिड्यूस टैक्स लेवल्स इन द होप ऑफ अट्रैक्टिंग इनवर्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब आर के साथ में एस लगा सकते हैं लेकिन आर के साथ में पी नहीं लगेगा क्योंकि हैज आल्सो बीन एक्सर्टेड की बात हो रही है। इसका मतलब एक और कोई प्रेशर लगाया जा रहा है, तो आर के साथ में पी गड़बड़ है, आर के साथ में एस मेक सेंस। तो आर के साथ में पी गलत, आर के साथ में एस मेक सेंस, तो पी क्यू एस आर हटाएंगे, एस आर एस पी क्यू की बात करेंगे। एक बार इसको रीड करके जरूर देखेंगे। आर एस पी क्यू, लेट्स रीड आर एस पी क्यू। देखिए ध्यान से, आर पढ़ते हैं पहले। ग्लोबलाइजेशन हैज प्रमोटेड मार्केटाइजेशन इन अ वैरायटी ऑफ वेज, फिर गवर्नमेंट रिड्यूस टैक्स लेवल्स इन द होप ऑफ अट्रैक्टिंग इनवर्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आर एस हो गया। फिर पढ़ेंगे पी, उसके बाद पी बोल रहा है स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड प्रेशर हैज आल्सो बीन एक्सर्टेड ऑन पब्लिक स्पेंडिंग एंड पार्टिकुलरली वेलफेयर बजट्स। अभी कह रहा कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया था इन होप ऑफ अट्रैक्टिंग इनवर्ड इन्वेस्टमेंट। स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड प्रेशर हैज आल्सो बीन एक्सर्टेड ऑन पब्लिक स्पेंडिंग एंड पार्टिकुलरली वेलफेयर बजट्स। उसके बाद में क्यू मोर ओवर की बात कर रहा है। मोर ओवर का मतलब होता है एडिशनली, मतलब ये और किया था।
द नीड टू प्रमोट प्रोडक्ट एंड लेबर फ्लेक्सिबिलिटी हैज ऑफन लेड टू ट्रेड यूनियन एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद में ऐसे प्रेशर्स हैव हेल्प्ड टू शेप व्हाट इज समटाइम्स कॉल्ड न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसका मतलब है जो हमने पॉइंट लिया था RSPQ, ये बिल्कुल सही है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा यहां पे करेक्ट चॉइस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। 65th क्वेश्चन को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है ये। ट्रेडिशनल सॉन्ग्स एंड म्यूजिक फ्रॉम द आइडेंटिटी फॉर्म द आइडेंटिटी ऑफ द ट्राइबल कल्चर। ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और जो म्यूजिक है वो उनका आइडेंटिटी या कल्चर का जो अपनी एक यूनिकनेस है वो फॉर्म करता है। These tribal songs on one hand glorified their hero and on the other inspired their fellow tribes man to participate in the freedom struggle। ठीक है, the tribal area of Chhattisgarh always resonated with the sound of traditional tribal songs and music. They reflect tribals' natural spirit, unconditional love and innate energy at every stage of their life. Initially, the tribal songs in their dialects reverberated with the rebellion of their area and then with the movement that was prevalent in the country. The forest areas and tribal settlements of Chhattisgarh began the revolt against the British at the very beginning of the freedom struggle, much before the urban areas. अब इसमें कौन सा वाला स्टार्ट कर सकता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं बेटा। अभी कह रहा है पहला ट्रेडिशनल सॉन्ग्स एंड म्यूजिक फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ द ट्राइबल कल्चर। ठीक है, अगर हम देखें तो ट्राइबल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ ऑलवेज रेजोनेटेड विद द साउंड ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल सॉन्ग्स एंड म्यूजिक। ठीक है, फिर यहाँ पे भी यहाँ पे इनिशियली ट्राइबल सॉन्ग्स ने क्या क्या किया था। ठीक है, द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ ट्राइबल सेटलमेंट्स ऑफ छत्तीसगढ़, फिर से छत्तीसगढ़ की बात है। अगर हम यहाँ पे क्यों बोले, द दे रिफ्लेक्ट ट्राइबल्स नेचुरल स्पिरिट, अनकंडीशनल लव एंड इनेट एनर्जी एट एवरी स्टेज ऑफ देयर लाइफ। अब यहाँ पे जो दे लिखा हुआ है किस लिए लिखा हुआ है, जो सॉन्ग और म्यूजिक था इसके लिए, क्योंकि इंडिविजुअली सॉन्ग और म्यूजिक की बात सिर्फ S1 में हुई है, बाकी सारी चीजें रिलेट करके दिखाई गई है ना। जैसे यहाँ पे द ट्राइबल एरिया की बात हुई है मेजरली, यहाँ पे भी जो छत्तीसगढ़ है इस एरिया की बात हुई है, तो इंडिविजुअली सिर्फ सॉन्ग और म्यूजिक की बात S1 कर रहा है। मतलब अगर हम क्यू से स्टार्टिंग को करें तो ये काफी हद तक लॉजिकल बन जाएगा। सो क्यू वाले पॉइंट्स को देखते हैं बेटा, कहां तक ये लॉजिकल बन के हमें ऑप्शन भी देता है। क्यू के हमारे पास में 2 पॉइंट्स हैं, QPSR है और एक है QRSP। QP पढ़ते हैं और QR पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा वाला ज्यादा लॉजिकल है। लेट्स रीड QP एंड देन वील रीड QR। देखो Q के साथ में P पढ़ते हैं। The tribal area of Chhattisgarh always resonated with the sound of traditional tribes, songs and music। ठीक है, फिर उसके बाद में Q के साथ में R पढ़ते हैं। Initially the tribal songs in their dialects reverberated with the rebellion of their area and then with the movement that was prevalent in the country। ठीक है, अब अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर हम Q के साथ में R की बात करें, देखो यहाँ पे Q के साथ में अगर हम R की बात करेंगे तो ये क्या बोल रहा है, हमारे पास में QP और है QR। अगर हम Q के साथ में P को लगाते हैं, they reflect tribal का natural spirit, unconditional love and innate energy at every stage of their life. The tribal area of Chhattisgarh always resonated with the sound of traditional tribal song and music। Q के साथ में P ये है। Q के साथ में R की अगर हम बात करें, initially the tribal songs in their dialects reverberated with the rebellion of their area and then with the movement that was prevalent in the country. The forest areas and tribal settlements of Chhattisgarh began the revolt against the British and the very beginning of the freedom struggle much before the urban areas। अब यहाँ पे जो खत्म कर रहे हैं, देखो पहले कौन सा लगाना है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब यहाँ पे जो चीज खत्म कर रही है उस पे बेसिस पे करते हैं। R खत्म कर रहा है, यहाँ पे P खत्म कर रहा है। अब S6 जिसके साथ में बढ़िया तरीके से लग सकता है वही वाला हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन चॉइस। तो R को पढ़ के पहले हम S6 को पढ़ते हैं, देखते हैं R के साथ लिंक में है या P के साथ लिंक में है। देखिए जरा ध्यान से, R के साथ में लिंक है या P के साथ में लिंक है, उसी बेसिस पे हम चल देंगे बेटा। ठीक है, R है A और P है लास्ट वाला। ठीक है, S6 बोल रहा है these tribal songs on one hand glorified their hero and on the other inspired their fellow tribesmen to participate in the freedom struggle। यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल वाली बात पे ये बात को करना पड़ेगा। तो P वाले में भैया कहीं फ्रीडम स्ट्रगल की तो बात हो नहीं रही थी, यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल और मूवमेंट की बात किस में हो रही है, R में हो रही है। यानी R को रखना पड़ेगा S6 के साथ में, और R किधर आ रहा है भैया, R आ रहा है A वाले ऑप्शन के साथ में। मतलब क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा, QPSR और फिर S6 हो जाएगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन लॉजिक नहीं देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर A के साथ में चल देंगे बेटा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 65 हो चुका है, आई गेस 66 पे चलना है। हाँ, लेट्स गेट टू 66 वाला क्वेश्चन। देखिए जरा ध्यान से, द सोशल ग्रुप वाइडर देन द फैमिली इन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द Gond community is the clan। ठीक, it is only the male who automatically takes the patronymic on the birth, preserves it till death and is carried forward by his children। ठीक है, the members of the clan believe that they have been descended from a common ancestor। The clan among the Gonds is a unilateral group consisted of family members of which bear the same clan name। The clan being patrilineal, a man passes on his clan name on his children। The Gonds use the term
परी टू या पारी टू एक्सप्रेस देयर ग्रुप। अच्छा, यहाँ पे कई सारी बातें हैं जो इस चीजों को एक्सप्रेस कर रही हैं। अब देखो यहाँ पे द क्लैन है, द क्लैन है, द मेंबर ऑफ द क्लैन बिलीव्ड है। अब हम किसी से स्टार्ट करें, द सोशल ग्रुप वाइडर देन द फैमिली ऑफ द सोशल ग्रुप और द गॉन्ड कम्युनिटी इज द क्लैन। जो गॉन्ड कम्युनिटी है इसका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्लैन से जाना जाता है। इट फिर बोल रहा है द मेंबर्स ऑफ द क्लैन बिलीव दैट दे हैव बीन डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। द क्लैन अमंग द गॉन्ड्स इज अ यूनिलैटरल ग्रुप कंसिस्टेड इन द फैमिली मेंबर्स ऑफ व्हिच bear the same clan name. The clan being patrilineal, a man passes on this clan name to his children. The gaunt use the term pari to express their group. अब गॉन्ड्स क्या करते हैं, पारी नाम को यूज करते हैं अपने ग्रुप को बताने के लिए। देखो बेटा, स्टार्टिंग हो रही है जो गॉन्ड की, वो कहां से हो रही है, गॉन्ड कम्युनिटी की, यहां से हो रही है। सोशल ग्रुप वाइडर देन द फैमिली इन द सोशल ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर गॉन्ड कम्युनिटी इज द क्लैन। ठीक है, अब यहां से बात हो रही है क्लैन गॉन्ड की स्टार्ट। अब अगर हम बात करें तो S6 भी पढ़ लेते हैं। इट इज ओनली द मेल हु एस्टोनिशिकली टेक द पैट्रोनिमिक ऑन द बर्थ प्रिजर्व्स इट टिल डेथ एंड इज कैरीड फॉरवर्ड बाय हिज चिल्ड्रन। सिर्फ मेल ही है जो ऑटोमेटिकली पैट्रोनिमिक ले लेता है, मतलब पिताजी का नाम और सब कुछ ले लेता है, वंश ले लेता है पूरा, और उसको आगे प्रिजर्व करके रहता है जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, और फिर उसके बच्चे इस चीज को आगे आगे कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें S6 की, तो S6 किसके साथ में कनेक्ट हो सकता है बेटा? अगर हम बात करेंगे S6 किसके साथ में कनेक्ट हो सकता है, तो देखो यहां पे S6 में बोल रहा था कि जो मेल है, इट इज ओनली द मेल हु ऑटोमेटिकली टेक्स द पैट्रोनिमिक वर्ड प्रिजर्व्स हिज टिल डेथ एंड इज कैरीड फॉरवर्ड बाय हिज चिल्ड्रन। अगर हम शुरुआत को यहाँ पे S6 से करके देखें कि भैया S6 के बेसिस पे कनेक्ट करने की कोशिश अगर हम करें, तो S6 से पहले क्या आना चाहिए बेटा? देखो यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ मेल है जो ऑटोमेटिकली ले सकता है पैट्रोनिमिक। इसका मतलब है फीमेल्स नहीं ले सकती, या मेल्स क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में अगर कुछ पता चल जाए तो S6 के साथ में हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं S6 के साथ में क्या कनेक्शन हो सकता है बेटा। देखो S6 के साथ में हम कौन सा ले सकते हैं, द क्लैन बीइंग पैट्रिलिनियल, अ मैन पासेस ऑन हिज क्लैन नेम टू हिज चिल्ड्रन। द क्लैन यूज द टर्म पैरी, देखो S नहीं आ सकता लास्ट में, आर हो सकता है, द क्लैन बीइंग पैट्रिलिनियल, अ मैन पासेस ऑन हिज क्लैन नेम टू हिज चिल्ड्रन। जो आदमी होता है वो अपने बच्चों को अपने नाम आगे ट्रांसफर कर देता है। फिर ये बोल सकता है कि जो खाली मेल्स है वही ऐसा काम कर सकते हैं, आर हो सकता है कनेक्ट। द क्लैन अमंग द गॉन्ड्स इज अ यूनाइटेड ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ व्हिच बियर द सेम क्लैन नेम, ये भी नहीं है। पी बोला था मेंबर्स ऑफ द क्लैन बिलीव दैट दे हैव बीन डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। अगर आप S6 के बारे में बात करो तो सिर्फ आर पॉइंट जो है वही यहां पे मैन और मेल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, यानी कि आर वाले को मैं S6 के साथ में फिक्स कर दूंगा। अब आर और S6 का एक पेयर बन गया है, तो अब मैं ढूंढता हूं ऐसे ऑप्शन को जो आर से खत्म हो रहा है बेटा, है ना, ताकि यहां पे थोड़ा सा करना इजी हो जाए। देखो आर से खत्म होने वाले ऑप्शन को ढूंढता हूं मैं। आर से खत्म होने वाले ऑप्शन हमारे पास में दो हैं, कौन से हैं? पहला है बी वाला और फिर है सी वाला। अब ये SQ है और ये SP है। जो SQ सेंस बनेगा तो बी आंसर हो जाएगा, SP बनेगा तो ये सी हो जाएगा। चलो SQ और SP को पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। S तो शुरुआत कर रहा है और उसके बाद में Q है या P, इसको देखते हैं। द गॉड्स यूज द टर्म परी टू एक्सप्रेस देयर ग्रुप। अब ये S हो गया, Q और P को पढ़ लेते हैं। तो देखिए Q हो सकता है या P हो सकता है, इसका सही ऑप्शन। S के साथ में Q पढ़ते हैं। द क्लैन अमंग द गॉन्ड्स इज अ यूनिलैटरल ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ व्हिच बियर द सेम क्लैन नेम, ये हो गया SQ। अब SP को पढ़ते हैं। SP बोल रहा है द मेंबर्स ऑफ द क्लैन बिलीव दैट दे हैव बीन डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। बेटा S के साथ में पहले मुझे बताना पड़ेगा, जैसे गॉन्ड्स और क्लैंस का एक लिंक बताया ना, पारी के नाम से बताते हैं। फिर यहां पे बोल रहा है Q, द क्लैन अमंग द गॉन्ड्स इज अ यूनिलैटरल ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ व्हिच बियर द सेम क्लैन नेम। अब पहले इनका डिस्क्रिप्शन देंगे, उसके बाद बोलेंगे कि ऐसा बिलीव करते थे कि हमें हमेशा से अलग कर दिया गया। सो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, उसके बाद उनके क्या बिलीव्स हैं, क्या करते हैं, क्या कल्चर है, ये सारी बातें बाद में करनी पड़ेंगी। सो S के साथ में P को हम थोड़ा सा प्रेफरेंस ना देते हुए S के साथ में Q को हम बेटा प्रेफरेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो SP मतलब ये C वाला बाहर हो रहा है, A और D पहले बाहर थे, C वाला अभी बाहर हो रहा है। इट वुड बी SQPR, दैट इज ऑप्शन नंबर B। यही बन रहा है हमारा करेक्ट आंसर चॉइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। ध्यान से देखेंगे, इसको भी फटाफट करके निपटा देते हैं। द इक्वेटोरियल जोन इज जनरली एन एरिया ऑफ अबंडेंट प्रेसिपिटेशन ओवर 200 एस्टिमेट सेंटीमीटर्स एनुअली। ठीक है, इक्वेटोरियल जोन सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन यानी बारिश का जोन होता है या एरिया होता है जहां पे 200 सेंटीमीटर रेन एनुअली हमें देखने को मिलती है। ठीक है, it is to be noted that a larger part of the precipitation in this region falls as heavy intermittent convective showers accompanied by thunder and lightning। ठीक है,
द असेंडिंग, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इक्वेटोरियल जोन जो है वो जनरली ऐसा एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन या बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर एनुअली, 2 सेंटीमीटर एनुअली यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है। द असेंडिंग एयर करंट बिकम इंटेंसिफाइड लोकली इन द ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स दैट प्रोड्यूस abundant precipitation in the Caribbean, the Southwest Pacific Ocean, the Indian Ocean and the China Sea. ठीक है, over the large areas most of the precipitation occurs from the thunderstorms that are very frequent and active in the equatorial regions. This high level of precipitation is due to the equatorial belt's high temperature, high humidity and highly unstable air. The trade winds from both the hemispheres converge and give rise to a general upward motion of air. अब एक बात तो यहाँ पे बेटा मेरे को मालूम चल रही है, क्या मालूम चल रही है कि जो लिखा हुआ है दिस हाई लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन, अब यहाँ पे दिस हाई लेवल, कौन सा हाई लेवल का प्रेसिपिटेशन है, ये S1 में बताया गया है। S1 में बताया गया है 200 सेंटीमीटर से ऊपर की बारिश हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो R में जो दिस हाई लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन लिखा है ये S1 के साथ में फिक्स हो जाएगा। तो S1 के साथ में R है, ये बात 100% श्योर है, इसमें कोई डिस्कार्डमेंट हो ही नहीं सकता। तो S1 के साथ में R यानी कि ऑप्शन मेरा किससे शुरू हो रहा है, R से शुरू हो रहा है। लेकिन फिर से यहाँ पे मैं फंस गया हूं क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शंस R से शुरू हो रहे हैं, तो C और D को फिलहाल हम बाहर निकाल सकते हैं। लेट्स रीड RQ एंड लेट्स रीड RS, देखते हैं कौन सा वाला लॉजिक दे रहा है। RQ और RS को एक बार बेटा पढ़ते हैं। लेट्स रीड RQ एंड लेट्स रीड RS। देखो R बोल रहा है this high level of precipitation is due to the equatorial belt's high temperature, high humidity and highly unstable air. अब है R के साथ में Q. Over the land areas, most of the precipitation occurs from the thunderstorms that are very frequent and active in the equatorial regions. RQ हो गया। अब पढ़ते हैं RS को। The trade winds from both the hemispheres converge and gives rise to a general upward motion of air. देखो अब यहां पे कह रहा है कि जो ह्यूमिडिटी है, हाई ह्यूमिडिटी होती है और हाईली अनस्टेबल एयर होती है। द ट्रेड विंड्स फ्रॉम बोथ द हेमिस्फीयर्स कन्वर्ज एंड गिव राइज टू अ जनरल अपवर्ड मोशन ऑफ एयर। इसीलिए ये जो एयर है वो क्या होती है, अनस्टेबल एयर होती है। तो आर के साथ में एस अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि इसी बात को यहां पे खत्म कर रहा था आर, और एस इसी चीज को आगे कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, आर एस के साथ में फिर पी को देखते हैं। फिर पी देखो क्या कह रहा है, P बोल रहा है द असेंडिंग एयर करंट्स बिकम इंटेंसिफाइड लोकली इन द ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स दैट प्रोड्यूस अबंडेंट प्रेसिपिटेशन इन द कैरिबियन, द साउथवेस्ट पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन एंड द China Sea. Over the land areas, most of the precipitation occurs from the thunderstorms that are very frequent and active in the equatorial regions. तो इस तरीके से RSPQ बन जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन चॉइस। RQPS यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चल देंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि R में जो बात कही जा रही थी उसी को S कंटिन्यू कर रहा है, इसलिए R के साथ में S एक अच्छा ऑप्शन है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, आई गेस 68 है, हाँ ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ध्यान से 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पीरियड ब्रांडेड एज द एरा ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज एसेंशियली अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जिस पीरियड को हमने बोला था एरा ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वही एक ऐसा पीरियड था, ऐसा टाइम था जिसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड भी माना है। दिस वेज वाज हाउएवर नॉट इनफ टू कीप द वर्कर properly clothed or fed, and thus the industrial revolution could not solve the problem of distribution. This wage was however, अब जो वेज यहां पे दिया जा रहा था, जो दिहाड़ी दी जा रही थी, उसकी बात यहां पे S6 कर रहा है। तो अगर हम S6 से एक पॉइंट को जोड़े तो ये काफी आसान हो सकता है बेटा। देखो दिस वेज लिखा है, मतलब इसके पहले अगर हम वेज वाला पॉइंट को जोड़ ले ढूंढ के, तब ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलो पढ़ते हैं पहले PQRS क्या बोल रहे हैं। P बोल रहा है a definite polarization of industrial society between two main classes, capitalists and workers, was visible. It marked the beginning of the final phase of the broader transformation from feudalism to capitalism, and capitalism made its presence felt over the Europe. Actual production in the factories was done by the workers, but the workers had very little and so far survival. They were required to continuously sell their labor power for wages. In the capitalist mode of प्रोडक्शन, द फैक्ट्रीज एंड हैवी मशीन्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास। अब ये काफी आसान इसलिए हो गया है बेटा, क्योंकि यहां पे एक चीज हमें मालूम चल गई है कि जो S6 है इसमें दिस वेज लिखा है, और वेज की बात कहां हो रही है बेटा, वेज की बात हो रही है यहां पे सिर्फ, मतलब R के साथ में S6 चाहिए। तो R और S6 एक पेयर हमें मिल चुका है, मतलब ऐसा पॉइंट जो R से खत्म हो रहा है इसी पे हम बात करेंगे, बाकी सारे ऑप्शंस बेकार हैं, हम इस पे बात नहीं करेंगे। R से खत्म होने वाले ऑप्शंस हमारे पास में दो है, एक है C और एक है D। तो यहां पे A और B को हम बाहर कर देंगे। R से खत्म हो रहे हैं हमारे पास में दो ऑप्शन, दैट इज QSPR एंड PSQR। तो चलो देखते हैं QS शुरू कर सकता है या PS शुरू कर सकता है। जो शुरू कर सकता होगा उसी को आगे लेके बढ़ाएंगे और बाकी को हम हटा देंगे बेटा, है ना। तो यहां पे जो ऑप्शन सही नहीं लगेगा उसको फटाफट हम बाहर निकालते जाएंगे। सो लेट्स रीड QS और फिर देखेंगे PS। सबसे पहले QS को पढ़ते हैं। देखो
क्यों यहां पे बोल रहा है इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल फेज ऑफ द ब्रॉडर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म एंड कैपिटलिज्म मेड इट्स प्रेजेंस फेल्ट ऑल ओवर द यूरोप। ठीक है, क्योंकि साथ में फिर आर पड़े। एक्चुअल प्रोडक्शन इन द फैक्ट्रीज वाज डन बाय द वर्कर्स बट द वर्कर्स, ठीक है, यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द फाइनल फेज ऑफ द ब्रॉडर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म एंड कैपिटलिज्म मेड इट्स प्रेजेंस फेल ओवर ऑल द यूरोप। एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्रीज वाज डन बाय द वर्कर्स बट द वर्कर्स हैड वेरी लिटिल एंड सो फार सर्वाइवर। क्यू के साथ में आर अगर हम बेटा जोड़ रहे हैं, क्यू के साथ में आर तो जोड़ना ही नहीं है ना, इसके साथ में क्यू के साथ में एस जोड़ना है, सॉरी यार, क्यू के साथ में एस है, सी ऑप्शन, क्यू के साथ में एस, सॉरी। इन द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में शिफ्ट हो चुका है और कैपिटलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन में फैक्ट्रीज एंड हैवी मशीन्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास। बिल्कुल, क्यों के साथ में एस तो एकदम करेक्ट लॉजिक दे रहा है, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। फिर हम लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं पी एस क्या बोल रहा है बेटा। देखो क्यू एस तो हमें मालूम चल गया कि बिल्कुल सही है, पी एस को पढ़ लेते हैं। देखो पी क्या बोल रहा है, पी बोल रहा है डेफिनेट पोलराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी बिटवीन टू मेन क्लासेस कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स वर विजिबल। पी के साथ में इन द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन द फैक्ट्रीज एंड हैवी मशीन्स। अब यार जब ये चीज आपको डेफिनेट पोलराइजेशन मालूम चल गया है, फिर उसके बाद आप ये थोड़ी बताओगे कि कैपिटलिस्ट के हिसाब से इंडस्ट्रीज फॉर्म हो रही है और ये सब चीज फॉर्म हो रही है। जब क्लियर पोलराइजेशन दिख गया है, मतलब दो चीजें अलग अलग स्प्लिट हो गई हैं, फिर थोड़ी हम बता पाएंगे, पहले बता के फिर ये चीज कहना पड़ेगा। मतलब पी अगर स्टार्टिंग में आएगा तो चीजें भंटाधार हो जाएंगी। तो कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्यू एस पी आर के साथ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द ओनली करेक्ट चॉइस दैट वी कैन गो विद। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पे देखते हैं क्या पूछ रहा है ये, और फिर बात करेंगे उसके सॉल्यूशन पे। देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मीटियोरोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, मीटियोरोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी में एक क्लोज रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहां पे, अब आगे बात करते हैं फर्स्ट द मीटियोरोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस डिसिप्लिन examines the process of gain and loss of heat energy by the air layer near the ground, keeping the view in fact that basic principles apply any place of the globe. Second climatological aspect of the discipline examines the global pattern of thermal environment. पूरा गांव यहां पे लिख दिया इन्होंने अपना। ठीक है, तो यहां पे देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मीटरोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, अब यहां पे सेंटेंस नंबर 1 ने तो शुरुआत कर दी है कि एक क्लोज रिलेशनशिप है मीटरोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी के बीच में। अब आगे की जो बातें हैं वो थोड़ी सी S6 ने बड़ा लंबा लंबा बोला है। इन अदर वर्ड्स, अब यहां पे अगले वर्ड्स में, दूसरे वर्ड्स में अगर हम बात करें तो ये क्या है, देखो ध्यान से समझो। In other words, it is concerned with the study of the characteristics and behavior of the atmosphere. The function of climatology is twofold. Climatology on the other hand is concerned with the discussion of the compound elements. देखो अब ये चीज मालूम चल गई हमें भैया, एक बहुत आसान सी चीज क्या मालूम चल गई, क्लाइमेटोलॉजी ऑन द अदर हैंड, मतलब इसके पहले मीटरोलॉजी बताया होगा, मतलब एस पहले आर बाद में, ये बात क्लियर हो गई। चलो एस पहले आर बाद में, ये बात एकदम क्लियर हो गई। तो हम कौन से वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, इस चीज को पता लगाना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि एस पहले बताना है, आर बाद में बताना है। ठीक है बेटा, एस के बाद में ही आर आएगा। अब ऐसे ऐसे पॉइंट जिसमें एस के बाद में आर नहीं आ रहा है उनको हम तुरंत हटा देते हैं, एस के बाद में आर जहां पे नहीं आ रहा है उसको हटा देते हैं। देख लो कौन से पॉइंट्स हैं जिनमें एस के बाद में आर नहीं आ रहा है, उसको हटाने के लिए एस के बाद में आर यहां आ रहा है, ठीक है, एस के बाद में आर यहां भी आ रहा है, एस के बाद में आर यहां नहीं आ रहा, सी बाहर हो जाएगा, यहां पे भी नहीं आ रहा, ये भी बाहर हो जाएगा। दो ऑप्शन बाहर हो गए क्योंकि एस के बाद में आर इन्हीं दो पॉइंट्स में आ रहा है। देखो इमीडिएटली बाद में आ रहा है कि नहीं, ये बात नहीं हुई अभी, लेकिन एस के बाद में ही आ रहा है, ये तो पक्का पता है, क्योंकि यहां पे दो चीजों की बात से स्टार्टिंग हो रही थी बेटा। यहां पे क्लाइमेटोलॉजी और मीटरोलॉजी के बारे में बातें हो रही हैं। अब दोनों को एक्सप्लेस किया गया कि क्लाइमेटोलॉजी क्या है और मीटरोलॉजी क्या है। तो ये कह रहा है कि मीटरोलॉजी ये है और क्लाइमेटोलॉजी ऑन द अदर हैंड, मतलब पहले ये बताओ उसके बाद में ये बताओ। तो एस के बाद में ही आ आएगा, भले इसके जस्ट बाद में ना आए। ठीक है, तो हमने मान लो यहां पे ले लिया भैया, दो ऑप्शंस हमारे पास में यहां पे बच रहे थे। कौन से ऑप्शन बच रहे हैं हमारे पास में, देखो एक बच रहा था ए और दूसरा बच रहा है हमारे पास में बी। ए और बी दो ही ऑप्शंस हमारे पास बच रहे हैं। अब इसको पढ़ लेते हैं, एसपी सही है या एसक्यू सही है, उसी के बेसिस में यहां पे आंसर हमारा निकल जाएगा। एसपी सही या एसक्यू सही, लेट्स रीड इट। देखो एसपी या एसक्यू कौन सा सही है, एस के साथ में पहले पी पढ़ते हैं। मीटरोलॉजी द फिजिक्स ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर स्टडीज द इंडिविजुअल फिनोमेना ऑफ द एटमॉस्फेयर। इन अदर वर्ड्स इट इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एसपी हो गया। एस के साथ में क्यू पढ़ते हैं, द फंक्शन ऑफ क्लाइमेटोलॉजी इज टू फोल्ड। जो फंक्शन ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी है वो टू फोल्ड है। एस के साथ में अगर हम क्यू पढ़े तो ये भी लॉजिकल है। पी पढ़ते हैं अगर, इन अदर वर्ड इट इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम एस के साथ में क्यू लगाते हैं तो उसके साथ में पी लगाते ही भंटाधार हो जाएगा। इसका मतलब है एस के साथ में क्यू नहीं लगेगा, एस के साथ में पी लगाएंगे, फिर आर लगाएंगे, फिर क्यू लगाएंगे। ठीक है बेटा,
तो SPRQ यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएंगे। SPRQ को पढ़ लेते हैं एक बार। SPRQ में से एस में बोला गया है पहले तो मीटरोलॉजी के बारे में बताया गया है, फिर पी कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एस को क्या बताया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में ये मीटरोलॉजी बताता है। फिर आर बोल रहा है कि फंक्शन ऑफ क्लाइमेटोलॉजी दो फोल्ड का है। क्लाइमेटोलॉजी ऑन द अदर हैंड इज कंसर्न विद द डिस्कशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्स, कंपोनेंट एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट, और फिर उसके बाद में S6 पूरी बात को देखो यहां पे खूब लंबी चौड़ी तरीके से कर रहा है। ठीक है, चलो तो यहां पे बात हो जाएगी SPRQ यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ में। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 70 बेटा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, देखिए जरा ध्यान से। 70वां क्वेश्चन देखिए। यूरोप वॉज गोइंग थ्रू अ पोलिटिकल सोशल, यूरोप क्या हो रहा था यहां पे, यूरोप वॉज गोइंग थ्रू अ पोलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 18th सेंचुरी। यूरोप में बहुत सारा पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जा रहा था। एक चीज आप देखो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से यहाँ पे कई सारे मतलब कई सालों में आप देख लो अगर, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रीअरेंजमेंट में, तो इसको अगर थोड़ा सा मालूम रहेगा तो काफी आसान हो जाएगा करने के लिए। देखो ये कह रहा है कि यूरोप में बहुत सारे पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन चलते चले जा रहे थे। ठीक है, अब बात यहां से स्टार्ट हुई है। लेट्स स्टार्ट की आगे क्या बोल रहा है। ग्रेट ब्रिटेन इमर्ज विक्टोरियस in the context of all colonial supremacy in Europe, and from the moment Britain concentrated more on her colonial possessions. ठीक है, thereafter the European continent had been free from bloody conflicts for about 3 decades. This century saw far-reaching changes which were to leave behind an enduring legacy. This century, कौन सा सेंचुरी की बात हो रही है बेटा, देखो यहाँ पे 18th सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पे, और दिस सेंचुरी का मतलब हम यहाँ पे स्टार्टिंग दिस सेंचुरी से कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल क्लैरिफाइड है। ठीक है, दिस सेंचुरी से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई सेंचुरी वाला पॉइंट तो लिखा नहीं है, इसका मतलब है क्यू से स्टार्टिंग हो जाएगा, लेकिन क्यू के हमारे पास में पॉइंट्स कौन से, चलो 2 पॉइंट्स है हमारे पास में। तो देखो 18th सेंचुरी की बात हो रही थी S1 में, मतलब S1 के साथ में हमें क्यू लगाना पड़ेगा, लेकिन S1 के साथ में क्यू 2 पॉइंट्स में, QSPR है और QRSP है, तो A और B 2 पॉइंट्स यहाँ पे हमारे पास में हो गए। अब कौन सा वाले का कैसा होगा, चलो इसको देखते हैं। QRSP है या QSPR है, चलिए QR को पढ़ते हैं और QS पढ़ते हैं, कौन सा लॉजिकल है उसके बेसिस पे बात कर लेंगे। देखो Q के साथ में पहले R को पढ़ते हैं। दिस सेंचुरी सॉ फार रीचिंग चेंजेस व्हिच वर टू लीव बिहाइंड एन एंड्योरिंग लेगेसी, हाउएवर द ट्रीटी ऑफ पेरिस कुड नॉट ब्रिंग पीस टू यूरोप फॉरएवर। अरे ये Q के साथ में R कैसे लगा दे, बेकार हो गया Q के साथ में R। Q के साथ में S देखते हैं। द ट्रीटी ऑफ पेरिस ब्रॉट एन एंड टू द 7 years वॉर, ठीक है, Q के साथ में S हो गया, उसके बाद में फिर P आ जाएगा। Thereafter, the European continent had been free from bloody conflicts for about 3 decades. However, the Treaty of Paris could not bring peace to Europe forever. ठीक है, Treaty of Paris हालांकि पूरी तरीके से इसके साथ पीस नहीं ला पाई थी, तो बेटा R बाद में ही आएगा, S को पहले लाना पड़ेगा। इसका मतलब है हमने जो QSPR की बात करी थी, QSPR, ये बिल्कुल सही अरेंजमेंट है। स्टार्टिंग हो जाएगी S1 से, फिर आएगा Q, फिर S, फिर PPR, फिर आ जाएगा S6, जिसके साथ ये कंक्लूड हो जाएगा एज ऑप्शन नंबर B द करेक्ट चॉइस। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में फिलहाल दूसरे क्वेश्चन के टाइप स्टार्टिंग हो चुकी है। ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस की बला टल गई। चलो एंटोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनिम्स में आपको ऑपोजिट मीनिंग्स बताने होते हैं, मतलब जो भी वर्ड लिखा होगा उसका उल्टा मीनिंग देने वाला कौन सा वर्ड है ये आपको बताना होता है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। ईच एंड एवरी सेक्शन कंसिस्ट ऑफ सेंटेंसेस विद एन अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड एंड मार्क योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। सीधा सा काम करना है आपको। देखना है भैया यहाँ पे हर क्वेश्चन में एक सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है। हर अंडरलाइन वर्ड के लिए आपको पता लगाना है कि ऑपोजिट मीनिंग वाला कौन सा यहां पे वर्ड दिख रहा है। ठीक है, अब यहां पे पहला सेंटेंस अगर हम पढ़ें, अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज अ ग्रेट ब्लो टू द इनविंसिबल इमेज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इनविंसिबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जो चीज क्या होती है, जो चीज कभी भी हार नहीं सकती उसको इनविंसिबल बोला जाता है, या फिर जिसको कोई भी खतरा ना हो, जो बिल्कुल फ्री हो कि अरे हमें तो कोई हार नहीं सकता, उसको इनविंसिबल बोलते हैं। चाहिए इसका ऑपोजिट, मतलब ऐसा कोई हो जिसको बहुत डर होगी भैया जरा सा भी लड़ाई होगी तो हम तो हार जाएंगे, ये हो जाएगा इसका ऑपोजिट। इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है जिसको जीता नहीं जा सकता, बी बाहर हो जाएगा क्योंकि ये इसका सिनोनिम हो गया, हमें एंटोनिम यानी ऑपोजिट बताना है। अनबीटेबल का मतलब वही हो गया जिसको कोई हरा नहीं सकता, ये भी सिनोनिम हो गया। इनसरमाउंटेबल का मतलब भी वही हो गया कि भैया जिसको हराया नहीं जा सकता है। क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वल्नरेबल मतलब जो हमेशा रिस्क में रह के भैया कभी भी हार सकते हैं हम, कभी भी हमको कोई हरा सकता है। सो इनविंसिबल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वल्नरेबल। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 71 में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। देखिए बेटा,
यहां पे है सेकंड क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टेप इन प्रेसिपिटेशन इज कंडेंसेशन। पहला स्टेप जो है प्रेसिपिटेशन में वो क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। अब कंडेंसेशन का हमें चाहिए इसका ऑपोजिट। अब देखो यहां पे कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? पानी का ठंडा होकर वापस नीचे आ जाना, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अब इसका ऑपोजिट अगर है, मतलब पानी नीचे से गर्म होकर ऊपर हो जाए, क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन बाहर है, अब्रिजमेंट बाहर है, रिकैपिचुलेशन बाहर है, इवेपोरेशन हो जाएगा, है ना। पानी का गर्म होकर ऊपर जाना इज इवेपोरेशन, कंडेंसेशन होता है पानी का ठंडा होकर नीचे आना, ठीक है। तो यहां पे इवेपोरेशन हो जाएगा कंडेंसेशन का ऑपोजिट। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 73। दिस अशर्ड इन अ लार्ज स्केल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अशर्ड का मतलब होता है हेल्प करके किसी को कहीं तक पहुंचाना। अशर जो होते हैं वो, आप जब किसी रेस्टोरेंट में, होटल में जाओगे तो आपको सीट दिखाएंगे कि भैया आप यहां तक आ जाओ। अशर्ड का मतलब हेल्प भी होता है, या मदद करना है, किसी को असिस्ट करना। इसका ऑपोजिट अगर हमें चाहिए तो यहां पे हमें बाधा उत्पन्न करने वाला एक वर्ड चाहिए। लेड इसका भाई हो रहा है, इसलिए अशर्ड को यहां से लेड को बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये सिमिलर है। कंडक्टेड का मतलब होता है किसी को, कोई भी चीज को ऑर्गेनाइज कर देना, तो ये भी सिमिलर हो गया है। ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब होता है किसी के बीच में बाधा ले आना, सो दिस इज द ऑपोजिट ऑफ अशर्ड। डायरेक्टेड का मतलब भी होता है किसी को रास्ता दिखाना, तो ये भी इसका भाई हो गया। तो यहां पे 3 सिनोनिम्स लिखे हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड इकलौता वर्ड है जो इसका ऑपोजिट होगा, इसलिए 73 चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 74। देखिए बेटा, 74th है, द राइटर ऑब्फस्केटेड द रियल इशू विद स्मॉल डिटेल्स। अब यहां पे ऑब्फस्केटेड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को हटा देना, या फिर धीरे धीरे क्या कर देना, जाने देना, टाल देना, या आगे आगे पास कर देना। द राइटर ऑब्फस्केटेड द रियल इशू विद स्मॉल डिटेल्स। अब यहां पे क्या करना है? हमें इसका ऑपोजिट बताना है, मतलब कोई भी चीज को, कोई भी चीज पे प्रकाश डालना, या फिर किसी चीज को एकदम डिटेल तरीके से दिखाना। तो यहां पे क्या था? रियल इशू को इन्होंने, राइटर ने क्या कर दिया? ऑब्फस्केट कर दिया, मतलब एकदम माइन्यूटली इग्नोर कर दिया, दैट इज ऑब्फस्केटेड। अब यहां पे मिस्टिफाइड का मतलब भी छुपा देना हो गया, तो ये बाहर हो जाएगा। ऑब्सक्योर्ड का मतलब भी अनक्लियर हो जाना, वेग सा करना, तो ये दोनों इसके सिनोनिम्स हो गए। हमें एंटोनिम या ऑपोजिट चाहिए, इल्यूमिनेटेड हो जाएगा इसका ऑपोजिट, मतलब एकदम क्लियरली डिटेल तरीके से दिखाना। मडल्ड का मतलब भी छुपा देना या हटा देना, या किसी की चीज में छुपा देना। मडल्ड का मतलब होता है ऐसे जिसमें पूरा मिट्टी डाल दो, ऐसे सॉर्ट ऑफ। सो मडल्ड यहां पे बाहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है इल्यूमिनेटेड, इसका मतलब है प्रकाश डालना या फिर चीजों को सामने ले आना। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी के साथ में चले जाएंगे। ऑब्फस्केटेड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज इल्यूमिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पे चलेंगे। 75th क्वेश्चन कह रहा है, द हॉरर एंड abomination of the system of sati in India was condemned thoroughly। अब यहां पे abomination का मतलब क्या है? abomination का मतलब है जो नफरत थी लोगों के अंदर, है ना, जो लोगों के अंदर मतलब ये थी, जो जिस चीजों का बहुत ज्यादा ये था, घृणा करते थे लोग, तो उस चीज को हम ऑब्फस्केशन यहां पे, सॉरी abomination यहां पे बोल रहे हैं। सो द हॉरर एंड abomination of the system of sati in India was condemned thoroughly। सो abhorrence मतलब घृणा हो गया, ये सिमिलर हो जाएगा। टर्मिनेशन का मतलब हटाने वाला हो गया, सॉर्ट ऑफ यहां से आप मान सकते हो सिमिलर ही है ये। अडोरेशन का मतलब अडोर करें, जिस चीज को बहुत ज्यादा प्यार करें, जिस चीज को बहुत ज्यादा माने, तो ये ऑपोजिट हो गया। सो अबॉमिनेशन का ऑपोजिट क्या होता है बेटा? अडोरेशन। फिर डिटेस्टेशन का मतलब होता है घृणा करना है, नफरत करना, ये अल्टीमेटली इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो ये सिनोनिम, ये सिनोनिम, ये सिनोनिम, एंटोनिम में क्या आ रहा है? एडोरेशन हो जा रहा है, ठीक है। अडोर करना मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा मानना है, किसी चीज को बहुत ज्यादा प्यार करने को एडोरेशन बोलते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब यहां पे देखो क्या है, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। He was rebuked for his infraction of the discipline। अब इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है डिसिप्लिन को इग्नोर कर दिया, और फ्रैक्शन का मतलब, इन्फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? चीजों को इग्नोर कर देना, मतलब चलो ठीक है यार, कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे, हो जाएगा, ये चीज को बोलते हैं इन्फ्रैक्शन। तो यहाँ पे ट्रांसग्रेशन हो गया, ऑब्जर्वेंस हो गया, ब्रीच हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेंस मतलब चीजों को निगरानी रखना या चीजों को ध्यान लगा के करना। तो जब इग्नोर कर रहे हो आप, तो इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व करना या इस चीज को मानना या पालन करना। सो इन्फ्रैक्शन का आप एक तरह से ये मान सकते हो कि इस चीज को इग्नोर कर देना या पालन ना करना या वायलेट कर देना, ये सारे इसके सिनोनिम्स माने जा सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसग्रेशन भी वायलेशन हो गया, ब्रीच का मतलब भी वायलेशन होता है, एक्सेप्टेंस का मतलब एक्सेप्ट कर लेना, भैया ये चीज तो एक्सेप्टेंस ना सिमिलर निकल रही है ना इसका ऑपोजिट निकल रही है, तो क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ में चले जाएंगे, ठीक है। 77 देखो बेटा, 77 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
It is a general reaction of some people to denounce any new proposal by enthusiastic professions. Denounce का मतलब होता है नीचा दिखाना, denounce का मतलब नीचा दिखाना. तो criticize भी बेकार हो गया, opposite बोलना. Censure का मतलब भी criticize होता है. Comment का मतलब भी किसी तरीके से negative भी होता है. Comment करना मतलब किसी को नीचा दिखाना या किसी के बारे में बुरा बोलना. So we need इसका opposite. इसका मतलब है appreciate हो जाएगा. Appreciate करना, praise करना किसी को, है ना, इसको बोलते हैं denounce का opposite. So it would be option number D. चलिए 78 पे आते हैं. 78 क्वेश्चन देखो बेटा. The emperor as a centralized entity indisputably went beyond regional conflicts and fostered a certain mode of elite culture. Fostered का मतलब होता है किसी चीज को आगे बढ़ने देना. Fostered का मतलब होता है आगे आगे बढ़ाना. ठीक है. अब fostered का ऑपोजिट चाहिए, मतलब किसी को वहीं पर रोक देना या किसी को आगे ना बढ़ने देना. So cultivated का मतलब आगे बढ़ा देना. Endorse का मतलब भी सपोर्ट करना है. Suppress का मतलब होता है दबा देना कहीं पे. यही हो गया इसका ऑपोजिट. Incubated का मतलब भी आगे आगे पनपने देना या आगे आगे चलने देना. So suppress हो जाएगा इसका ऑपोजिट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. चलो आगे नेक्स्ट बात करते हैं 79th नंबर क्वेश्चन पे. 79th क्या कह रहा है बेटा? For the aspiring East India Company that looked at every opportunity for expansion and self-aggrandizement, the century had to be projected as one of instability. अब यहां पे हमको बताना है सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट का मतलब. अब यहां पे एक्सपेंशन एंड सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट का मतलब बताना है, इसका ऑपोजिट बताना है. देखो एग्रेंडाइजमेंट का मतलब होता है अपने बारे में बहुत ज्यादा मतलब अपनी बहुत ज्यादा सेकी बगाड़ना या अपने बारे में बहुत ज्यादा बोस्ट करना. दिस इज सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट. अब इसका ऑपोजिट चाहिए. अब एग्जैजरेशन क्या है? इसका खूब ज्यादा बड़ाई करना, अपनी बढ़ाना चढ़ाना अपने बारे में. सो बी इसका सिमिलर हो गया. अपलिफ्टमेंट का मतलब भी होता है अपने आप को बढ़ाना, फिर से ये सिमिलर हो गया. एलिवेशन का मतलब भी होता है अपने आप को ऊपर दिखाना या आगे बढ़ाना. ये तीनों क्या हो रहा है इसके सिनोनिम. हमें क्या चाहिए? ह्यूमिलिटी. इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका ऑपोजिट. ठीक है. चलो अगला लास्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 80 देखो बेटा. There was a combination of agrarian colonizing tendencies with the assertion of local landlord power that was able to assimilate pioneer peasants. देखो assertion का मतलब होता है किसी भी चीज का कथन या किसी भी चीज का आप कह लो कि अग्रीमेंट. इसका मतलब होता है एग्रीमेंट, है ना, किसी भी चीज को मान जाना. इसको बोलते हैं असर्शन या असर्टिव होना या अग्रीमेंट होना. ये सारे इसके मीनिंग्स है. सो असर्शन ऑफ लोकल लैंडलॉर्ड पावर दैट वाज एबल टू एसिमिलेट पायनियर पीजेंट्स. सो इंसिस्टेंस की बात नहीं होगी, अवर्मेंट की बात भी नहीं होगी, स्टेटमेंट की बात भी नहीं होगी. यहाँ पे डिनायल हो जाएगा, मतलब किसी चीज को मना कर देना. तो जब आप अग्री कर रहे हो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिनायल या मना कर देना या डिस्कार्ड कर देना, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे. चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 की. 81 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है क्लोज कॉम्पोजिशन से. देखो क्लोज कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज कॉम्पोजिशन या क्लोज टेस्ट, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं. इसमें सीधा सा डायरेक्शन होता है. चलिए पढ़ने से शुरुआत करते हैं. ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस विद 4 वर्ड्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. Select which word group of words you consider the most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly. सीधा सा काम करना होता है. पूरा एक पैसेज होता है इसमें हर एक सेंटेंस में आपको ब्लैंक स्पेस मिलेगा. उसके लिए 4 ऑप्शंस हैं. पढ़ के फिल करिए यहाँ पे कौन सा वाला सही है. ठीक है. चलिए बात करते हैं कौन सा वाला सही है. यहाँ पे Objectives, ideology, programs, leadership and organization are important dash of social movements. अब यहाँ पे एक चीज तो मालूम है कि ये सारी चीजें क्या है? इंपॉर्टेंट के साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट तो नहीं लग पाएगा. कॉन्स्टिट्यूएंट सिंगुलर चीज के लगता है, ए बाहर है. पीसेस नहीं लग सकता. ये क्या लिखा है? इंग्रेडिएंट तो होगा नहीं क्योंकि एक है. यहाँ पे कंपोनेंट्स हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे फिट हो जाएगा. ठीक है. एसेंशियल कंपोनेंट्स मतलब एसेंशियल पार्ट्स हैं चीज के. ऑफ सोशल मूवमेंट दे आर इंटरडिपेंडेंट डैश ईच अदर. दे आर इंटरडिपेंडेंट डैश ईच अदर. वैसे तो 2 होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है. इसका मतलब है दे आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे पे निर्भर है. अपोजिंग तो नहीं होंगे. जब निर्भर है तो इफेक्टिंग भी नहीं होंगे, फैमिलियराइजिंग भी नहीं होगा, इन्फ्लुएंसिंग. एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, मतलब एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं. ईच अदर. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट चेंज फ्रॉम, जो ऑब्जेक्टिव है इन मूवमेंट्स का ये चेंज होता रहता है. चेंज फ्रॉम डैश आर्टिकुलर लोकल इश्यूज टू ब्रॉड एम्स. क्या होता है? डैश आर्टिकुलर. देखो यहां पे फिर से वापस आते हैं. ये क्या बोल रहा है? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट चेंज फ्रॉम डैश. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट चेंज फ्रॉम डैश. चेंज फ्रॉम डैश आर्टिकुलर लोकल इश्यूज टू ब्रॉड एम्स. अब यहाँ पे ब्रॉड लिखा है. ब्रॉड का ऑपोजिट यहाँ पे चाहिए. किस चीज से चेंज होकर ब्रॉड में आ रहा है? तो देखो वाइड से चेंज होकर ब्रॉड में तो आएगा नहीं. स्कैंटी होता नहीं है, कन्फाइन नहीं, नैरो हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी. तो नैरो से वाइड में चेंज हो जाता है या नैरो से ब्रॉड में चेंज हो जाता है. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाना पड़ेगा 83rd में. लेट्स गेट टू 84th. देखो बेटा, इश्यूज टू ब्रॉड एम्स डैश
सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहां पे इसके साथ में क्या लेना पड़ेगा, डैश सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। लोकल इश्यूज टू ब्रॉड एम्स डैश सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। किस चीज के लिए है ये, फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। बाय विद और एंड को लगाने से यहां पे मतलब ही नहीं निकल पाएगा। सो ये किसी पर्पस के लिए है, इसके लिए हमें फॉर चाहिए, ठीक है। तो फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट चॉइस। समटाइम्स अ मूवमेंट व्हिच बिगिंस विद ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स मे इन द प्रोसेस गेट डैश विद वन और टू पर्टिकुलर इश्यूज। गेट टर्न्स इनटू टर्न आउट, गेट बॉक्ड डाउन या गेट बॉक्ड आउट विद वन और टू पर्टिकुलर इश्यूज। देखो गेट के बाद में अगर हम टर्न्स इनटू या टर्न्स डाउन लगाएंगे बेटा तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। टर्न इनटू या टर्न आउट, इसका मतलब ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए भी तो बाहर है, बॉक्ड डाउन है और फिर बॉक्ड आउट है। हम कौन से वाले के साथ जा सकते हैं, बॉक्ड आउट अगर लिखा तो ये तो बाहर हो गया। गेट बॉक्ड डाउन विद, यहां पे ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएंगे। समटाइम्स अ मूवमेंट विच बिगिंस विद ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स मे इन द प्रोसेस गेट बॉक्ड डाउन विद वन और टू पर्टिकुलर इश्यूज, है ना। इस चीज पे ये चीज सम अप हो सकती है या फिर इस चीज पे आके मामला फंस सकता है। आइडियोलॉजी ऑल्सो डैश चेंज, आइडियोलॉजी ऑल्सो डैश चेंज। अब यहां पे देखो आइडियोलॉजी को वेंट, प्रोसीड्स, प्रीसीड्स या अंडरगोज। आइडियोलॉजी ऑल्सो वेंट चेंज की बात तो नहीं हो सकती यहां पे, ये गलत हो जाएगा। सो आइडियोलॉजी ऑल्सो प्रोसीड्स चेंज, प्रीसीड्स चेंज या अंडरगोज चेंज। आइडियोलॉजी ऑल्सो देखो वेंट, प्रोसीड और प्रीसीड्स गलत हो जाएगा, अंडरगोज चेंज हो जाएगा, है ना, कि आइडियोलॉजी भी चेंज होती है। सो इफ समथिंग इज गोइंग या इफ समथिंग इज चेंजिंग थ्रू अ प्रोसेस, वो हमेशा अंडरगोज अपने साथ लेती, अंडरगो या अंडरगोज अपने साथ में लेती है, ठीक है। तो आइडियोलॉजी ऑल्सो अंडरगोज चेंज हो जाएगा बेटा, ठीक। चलो यहां पे बात करेंगे 86 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर evolving strategies and programs and also keeps the participants together by developing feelings of वीनेस, मतलब हमारी या हम वाला फीलिंग उनके अंदर लाती है। various strategies and programs are evolved to dash the people, to dash the people। अब यहां पे डैश द पीपल के बाद में फुल स्टॉप लग गया, तो मतलब टू मेक द पीपल तो हो नहीं पाएगा। टू मोबिलाइज द पीपल, टू मैच्योर द पीपल, ये टू के बाद में V3 भी नहीं लगा सकते। टू मोबिलाइज द पीपल ये भी बाहर है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाना पड़ेगा। सो 87 वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू मोबिलाइज द पीपल। सिर्फ इकलौता यही बन रहा है ना, टू मोबिलाइज द पीपल। दे डैश द मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अब यहां पे दे डैश फॉर अ मूवमेंट, दे डैश मूवमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड के बारे में कौन सा वाला पॉइंट बता पाएगा। देखो दे डैश मूवमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, दे थ्रेटन मूवमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, नहीं वो लोग थोड़ी थ्रेटन कर पाएंगे। ब्लस्टर की बात भी नहीं होगी, ब्लो की बात भी नहीं होगी। दे सस्टेन द मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, है ना, उसी से काम बन पाएगा अगर लोग उस मूवमेंट को बहुत दिनों तक चला पाए या उस चीज के साथ में सपोर्ट में रह पाए। लीडरशिप डैश initiates or emerges in the course of growth of the movement, plays a crucial role in dash ideology and objectives, evolving strategies and programs and maintaining the spirit of the participant। देखो leadership dash initiates, leadership where, which, how, more। लीडरशिप विच इनिशिएट्स और एमर्जेस इन द कोर्स ऑफ द, ये होना चाहिए, ठीक है। तो लीडरशिप्स वेयर नहीं, हाउ नहीं, लीडरशिप्स विच इनिशिएट्स और एमर्जेस इन द कोर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द मूवमेंट, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डैश आइडियोलॉजी। इन क्या करेगा, इन के बाद में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए होती है हमें, ये तो हमें मालूम है। इन सुपरसीड्स असम्पशन, आर्टिकुलेटिंग या सपोजिशन, कौन से वाले के साथ में जा सकते हैं बेटा, ये बहुत इजी है। देखो इन या जब भी कोई प्रेपोजिशन लगता है उसके बाद में आईएनजी वाला वर्ड लगाया जाता है। अगर हमें बात होगी कोई भी वर्ब फॉर्म लगाने की तो इन सुपरसीड्स बाहर हो गया, असम्पशन बाहर हो गया, सपोजिशन बाहर हो गया, आर्टिकुलेटिंग ऑप्शन नंबर सी की बात होगी। आर्टिकुलेट का मतलब होता है किसी चीज को प्रॉपरली ऑर्डर में समझाना। So in articulating ideology and objectives, evolving strategies and programs and maintaining the spirit of the participation, ठीक है। अब यहां पे देखो इससे भी आपको हिंट मिल सकता है। देखो कैसे, इन के बाद में कई सारी वर्ब्स लिखी हैं। इन डैश आइडियोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव, इवॉल्विंग स्ट्रेटेजीज एंड प्रोग्राम्स एंड मेंटेनिंग इन द स्पिरिट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। मेंटेनिंग है तीसरी वर्ब, दूसरी वर्ब है इवॉल्विंग, तो पहली वर्ब जो होगी वो भी तो आईएनजी होगी, इकलौती आईएनजी कौन सी है, आर्टिकुलेटिंग। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना पड़ेगा। ये भी बहुत सारी हिंट्स होती हैं, बस बात ये कि आप उस टाइम पे उसको समझ के लिंक कर पाओ अगर, तो फटाफट आपके क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे, वो भी एकदम सही सही। चलिए बात करते हैं प्रेपोजिशंस की। अब भैया यहां पे आपको सारे प्रेपोजिशंस भरने या फिर प्रेपोजिशन वाले जो फ्रेजेस होते हैं वही भरने हैं। तो देखते हैं यहां पे क्वेश्चन डायरेक्शन से क्या शुरू कर रहा है। इन दिस सेक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ ब्लैंक स्पेस फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहां पे सेलेक्ट करना है सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन ब्लैंक स्पेस फिल करने के लिए। ही प्रिजर्व डैश डिफिकल्टीज डिस्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ऑल्दो डिफिकल्टीज, इन स्पाइट ऑफ। ही परसिवियर्ड, अब यहाँ पे परसिवियरेंस का मतलब होता है लगातार निरंतरता से काम को करते रहना, ठीक है। अब इसके लिए हम कौन सा वाला वर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में देखना पड़ेगा। देखो बेटा,
तो ही परसिवियर्ड डिस्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, बाहर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ नहीं, ध्रुव नहीं, इन स्पाइट ऑफ। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, ये हो सकता था लेकिन ऑफ नहीं लग सकता है, इसलिए इन स्पाइट ऑफ की बात यहां पे कर देंगे, है ना। डिफिकल्टीज के बावजूद भी वो निरंतर चलता रहा। 92 की बात करें, 92 की बात करते हैं। देखो, ही वॉक्ड स्लोली डैश हिज bandaged leg. He walked slowly dash his bandaged leg. Though his bandaged leg, because of his bandaged leg, although his bandaged leg, या in spite of his bandaged leg. देखो किसके साथ में अगर हम इसको कनेक्ट करें तो ये प्रॉपर लॉजिक देगा, इसको समझो। ही वॉक स्लोली, क्यों धीरे धीरे चल रहा था, दो हिज बैंडेड लेग गलत हो जाएगा, ऑल्दो के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बात को एग्जैक्टली चेंज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो रीजन दे रहा है, तो यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ और बिकॉज ऑफ दो चीजें। इन स्पाइट ऑफ का मतलब है बावजूद, मतलब स्लोली चल रहा था बैंडेज लेग के बावजूद। अब बावजूद कैसे लगा सकते हैं, बैंडेज लगे तो डेफिनेटली स्लोली चलेगा, इसलिए इन स्पाइट ऑफ बाहर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ की यहां पे जरूरत है, सो बी ऑप्शन के साथ में चले जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो अगला 93 की बात करते हैं। ही एक्सेप्टेड द कार, ही एक्सेप्टेड द कार डैश हिज क्लेम फॉर 50 रुपए। ही एक्सेप्टेड द कार डैश हिज क्लेम फॉर रुपीज 50,000 रुपए। अब कौन से वाले के साथ जा सकते हैं, देखो यहां पे उसने कार एक्सेप्ट कर ली है 50,000 का क्लेम देने के बाद में, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ की बात यहां पे नहीं है, इन ल्यू ऑफ होता है, मतलब किसी चीज के एवज में या किसी चीज के बदले में, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ की बात नहीं होगी, इन ल्यू ऑफ होता है, मतलब 50,000 रुपए क्लेम के बदले उसने कार को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट बात करते हैं 94th की, देखो ध्यान से। I'll phone you sometime dash the afternoon। अब यहां पे मैं तुम्हें कभी फोन करूंगा दोपहर में, क्या होता है दोपहर में, तो जब भी कभी ऐसा स्पेसिफिक टाइम लिखते हैं क्या लिखते हैं बेटा, ऑन, एट और इनटू तो लिखते नहीं है, इन द आफ्टरनून लिखते हैं, सिंपल सा चीज है, इन आंसर हो जाएगा। चलो आगे 95 देखो, 95 कह रहा है ही रेज सेवरल क्वेश्चंस डैश द फ्यूचर टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पे क्या हो जाएगा, concerning the future, concerns to concerning for the future नहीं, concerning the future of the organization। so concerning के बाद में सीधा सीधा हम ये चीज लिख सकते हैं, है ना, concerning what of the organization, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 की बात करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 96। He is a gentleman whose name is written dash the board। क्या हो जाएगा, he is a gentleman whose name is written। अब देखो दैट द बोर्ड विद द बोर्ड तो गलत हो गया, इन द बोर्ड नहीं हो सकता, बोर्ड के अंदर घुसा के नाम नहीं लिखेंगे, ऑन द बोर्ड हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी के साथ में यहां पे जाएंगे, ऑन द बोर्ड। ऐसा आदमी है जिसका नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये चीज हो जाएगी सही। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। देखो बेटा, हिज नेग्लिजेंस डैश इज नेग्लिजेंस द कंपनी सफर्ड अ हैवी लॉस। अब यहां पे कह रहा है कि उसके नेग्लिजेंस की वजह से कंपनी को बहुत सारा लॉस हुआ। अब यहां पे इन अकॉर्डेंस विद तो नहीं होगा, किसी चीज के बराबरी में या किसी के हिसाब से नहीं हो रहा है। इंस्टेड ऑफ की बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑपोजिट नहीं है ये, ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस हो जाएगा क्योंकि उसके नेग्लिजेंस के चलते कंपनी को हैवी लॉस हुआ, ये बात कह सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे 98 नंबर क्वेश्चन पे। 98 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए। Dash the resistance offered by the culprit, he was arrested by the police regarding respecting notwithstanding the resistance। जो उसने दिया था रीजन कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, इस वजह से ये हो गया है, मैं इसमें जिम्मेदार नहीं हूं, इसको बोलते हैं नॉटविथस्टैंडिंग। मतलब क्या हुआ, जो भी चीजें आपने बताई हैं वो चीज प्रूफ नहीं कर रही थी या फिर वो चीजें वैलिड नहीं लग रही थी, इसको नॉटविथस्टैंडिंग द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कल्प्रिट ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। जो चीजें उसने बताई थी वो ज्यादा ट्रस्टेबल नहीं लग रही थी, इसलिए उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। सो इट वुड बी सी। चलो आगे 99 के बारे में बात करते हैं। 99 देखिए बेटा, डैश इज इलनेस ही कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम। अब यहां पे क्या है, डैश इज इलनेस, subsequent for his illness, as a consequence of his illness, in consequence to his illness, on account of his illness। कौन से वाले के साथ जा सकते हैं, देखो सब्सिक्वेंट फॉर की बात तो नहीं करेंगे, सब्सिक्वेंट फॉर इज इलनेस, इन कॉन्सिक्वेंस टू। अब यहां पे कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस तो नहीं लगाया जा रहा है कि भैया उसने काम नहीं किया, ये है कॉन्सिक्वेंस, ऐसा नहीं है। ऑन अकाउंट ऑफ तो मिसिंग है, इसलिए यहां पे नहीं लगा सकते। क्या हो जाएगा, एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज इलनेस ही कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम। बी ऑप्शन इकलौता यहां पे करेक्ट लॉजिकली फिट हो रहा है, जो ग्रामेटिकली करेक्ट फ्रेज बना रहा है। नंबर 100 की बात करते हैं। देखिए बेटा, डैश रोप लैडर्स दे स्केल्ड द वॉल, बाय मीन्स ऑफ रोप लैडर्स दे स्केल्ड वॉल थ्रू आउट द का मतलब है पूरे रोप के लैडर जो है उनसे, फॉर द सेक ऑफ रोप लैडर्स, अरे किसी की भलाई के लिए हो गया, फॉर द सेक ऑफ। बाय वे रोप लैडर्स कोई मतलब ही नहीं है, क्या हो जाए, बाय मीन्स ऑफ।
बाय वे ऑफ होता फिर भी हम ले सकते थे, लेकिन बाय वे के बाद में ऑफ ही नहीं है, सो बाय मींस ऑफ रोप लैडर्स दे स्केल्ड द वॉल। वो रोप लैडर्स होती है ना, जो रस्सी से बनी हुई सीढ़ियां होती हैं, जिसमें रस्सियां यहाँ पे बंधी होती हैं, उसके थ्रू वो वॉल पे चढ़ गए। सो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेटा। चलो आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, नंबर 101 देखो, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस की बात है यहाँ पे। इसमें करना क्या होता है, हर क्वेश्चन में आधा पार्ट लिखा होगा सेंटेंस का, आधा आपको ऑप्शन चारों में से सेलेक्ट करना होगा। तो चलो करके देखते हैं यहाँ पे। ही इज डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग। हमने वर्ब्स में सीखा था, वर्ड्स में हमने ये वर्ड सीखे हुए हैं, है ना। ही इज डिलीजेंट मतलब बहुत हार्ड वर्किंग है। देयरफॉर ही विल नॉट सक्सीड, ही कांट सक्सीड, ही विल सक्सीड या ही सक्सीडेड। देखो यहाँ पे एक चीज तो बहुत कॉमन सी है, ही इज डिलीजेंट बहुत हार्ड वर्किंग है, इसलिए वो क्या होगा, सक्सीड हो जाएगा। सो ही विल सक्सीड, ऑप्शन नंबर सी सही है। डी, बी और ए यहां से गलत हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन भी अगर गलत कर दो बेटा तो बहुत बेकार चीज है ये। चलो बहुत मेहनती है इसलिए वो सक्सीड होगा। चलो आंसर, अ बॉम्ब वेंट ऑफ इन द सिटी सेंटर बट फॉर्चुनेटली। अब देखो एक बॉम्ब कहां चला गया, सिटी सेंटर में पहुंच गया, लेकिन फॉर्चुनेटली बोला जा रहा है, मतलब सब लोग सेफ थे या फिर बम फटा नहीं, ऐसा। ओनली फ्यू हर्ट, समबडी वाज हर्ट, नोबडी वाज हर्ट। कौन सा वाला सबसे बेस्ट, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो फॉर्चुनेटली का मतलब है बहुत अच्छा हुआ कि किसी को चोट नहीं लगी, तो जितना कम लॉस उतना अच्छा ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी फिटिंग बेस्ट। 102 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो 103 पे बात करते हैं। देखो ईच ऑफ द स्कॉलर्स हैव डन वेल, हैज डन वेल, शैल डन वेल, विल डन वेल। देखो ईच ऑफ के बाद में सिंगुलर वर्ब चाहिए होती है, हैव बाहर, हम ये मॉडल्स लगाते नहीं है, हैज डन वेल, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे फिट हो जाएगा। फिर आते हैं 104 पे। ही आस्क्ड वेदर either of the brothers, he asked whether either of the brothers। अब either of के बाद में क्या हो जाएगा बेटा, प्लूरल नाउन होता है लेकिन सिंगुलर वर्ब होती है, और सिंगुलर प्रोनाउन होता है। either of the brothers were at home, बाहर हो गया, are at home बाहर हो गया, was at home ठीक है, have come home बाहर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट चॉइस। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे either of के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन होता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन हमेशा यूज होता है, इसलिए सिंगुलर इकलौता है, was at home यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 105 पे चलते हैं। 105 देखो, one cannot be too careful of his good name, their good name, whether good name या one's good name। अब देखो one cannot be की बात हुई है, तो यहां पे सिर्फ हम एक ही चीज ले सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, his नहीं होगा, their नहीं होगा, whether नहीं होगा, one's लेंगे। सीखा था हमने, जब भी कभी one के केस में बात होगी ना his ना their ना कुछ भी, सिर्फ one के ही केस में बात होगी, तो ऑप्शन नंबर डी यानी one's good name के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 105 चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलो 106 की बात करते हैं। The applicant is the native of this country, so he has the right to have vote, to vote, off vote या at vote। देखो to have vote का मतलब है वोट रखो या फिर वोट खा लो, इन दोनों का कोई सेंस नहीं है, so to have vote is wrong। to vote का मतलब है वोट कर सकते हैं, so off vote, at vote would be out, it would be option number B, to vote। मतलब हर आदमी के पास में राइट होना चाहिए वोट करने का, राइट, so it would be option number B। Next let's get to question number 107। No sooner had he returned dash, no sooner had he returned। अब no sooner के साथ में than की पेयरिंग हमें करनी होती है, ये बात कंफर्म है। सो यहाँ पे but he was therefore he went away, thence went away, सारे ये बाहर है, कौन सा बच रहा है, than he। देखो no sooner के साथ में बेटा हमेशा than की पेयरिंग करी जाती है, so no sooner than he was off again, ऑप्शन नंबर ए fits best। चलो अगला 108 की बात करते हैं। देखो fortunately the news wasn't as bad as we expected, wasn't as bad as we expected, weren't। देखो ये गलत हो गया, न्यूज एक सिंगुलर चीज है, तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। couldn't be as bad as we expected गलत है, happened with as bad as we expected गलत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे फिट चॉइस, क्योंकि बाकी ये दोनों ग्रामेटिकली करेक्ट भी नहीं है, और बी weren't नहीं लग सकता क्योंकि न्यूज को सिंगुलर आइडेंटिटी माना जाता है बेटा, ठीक है। चलो 109 की बात करते हैं। When I was on holiday, my whole luggage were stolen। देखो लगेज एक सिंगुलर चीज है, इसके साथ में हमेशा was चाहिए, तो यहां पे ये गलत हो गया। My part luggage was stolen, my all my luggage was stolen, ऑप्शन नंबर सी सही है। My part luggage कुछ नहीं होता है, my some luggage was stolen गलत है, some नहीं लगा सकते, तो यहां पे क्या लगाएंगे, my all my luggage was stolen। Excuse me। यहां पे ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएंगे, सो 109 वुड गो विद ऑप्शन नंबर सी। 110 के बारे में बात करते हैं। देखिए आई गॉट अप वेरी अर्ली, मैं बहुत जल्दी सुबह उठ गया, बट जैक गॉट अप मच बिफोर, बट जैक गॉट अप इवन बिफोर, बट जैक गॉट अप अर्लियर टू मी, बट जैक गॉट अप इवन अर्लियर। बहुत अच्छे, यहाँ पे कौन से वाले में जाएंगे, मैं बहुत जल्दी उठ गया था लेकिन जैक मुझसे भी जल्दी उठ गया था, सो बट जैक गॉट अप मच अर्लियर यहाँ पे गलत है,
कौन से वाले के साथ जा सकते हैं बेटा, जो सही फॉर्मेट है। देखो मैं अर्ली उठाऊं, मैं जल्दी उठाऊं, तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी जो उठ जाएगा, बट जैक गॉट अप मच बिफोर, कुछ नहीं है, अर्ली के कॉन्टेक्स्ट में अर्लियर ही चाहिए, बट जैक गॉट अप इवन बिफोर, ये दोनों गलत हो गए। बट जैक गॉट अप अर्लियर टू मी नहीं होता है, बट जैक गॉट अप इवन अर्लियर, अगर यहाँ पे टू लगाओगे तो गलत हो जाएगा, दैन होता तो फिर भी सही मान लेते, लेकिन फिर यहाँ पे आई की बात करनी पड़ती, इस वजह से सी गलत है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एज दी करेक्ट चॉइस, ऑप्शन नंबर डी के साथ में चल देंगे। चलो आगे बात करते हैं 111th नंबर क्वेश्चन की। 111th के लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा, एक पैसेज है उसको पढ़ते हैं। डायरेक्शंस कह रहा है कि यहाँ पे 2 पैसेज दिए हुए हैं शॉर्ट शॉर्ट से, इनको पढ़ने के बाद में आपको इनके आंसर्स को करना है, ठीक है। चलो पहला पैसेज पढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रूथ सेड जस्टिन पायलट एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर, सर्टेनली देयर बी दैट डिलाइट इन गिडीनेस एंड कोट इट अ बॉन्डेज टू फिक्स अ बिलीफ अफेक्टिंग फ्री विल इन थिंकिंग एज वेल एज इन एक्टिंग। ट्रूथ यही होता है ना, मतलब जो भी चीज आप फ्रीली सोच सकते हो, फ्रीली कर सकते हो, दैट इज ट्रूथ। एंड दो द सेक्ट्स ऑफ फिलोसोफर्स ऑफ दैट काइंड बी गॉन, येट देयर रिमेन सर्टेन discoursing wits which are of the same veins, though there be not much blood in them as was in those of the ancients. But it is not only the difficulty and labor which men take in finding out of truth, nor again that when it is found it is imposed upon man's thought, imposed matlab imposed upon man's thoughts, that doth bring lies in favor, but a natural thought corrupt love of the lie itself. Of the later school of the Grecians examineth matter, ये देखो बेटा शेक्सपियरियन लैंग्वेज लिखी हुई है ना, एग्जामिनेथ का मतलब है एग्जामिन्ड मैटर, ये इस तरीके से लिखा गया है। एंड इज एट अ स्टैंड टू थिंक व्हाट शुड बी इन इट, एंड मेन शुड लिव लाइज वेयर नाइदर दे मेक फॉर प्लेजर एज विद पोएट्स फॉर नॉर फॉर advantages as with the merchants but the lie's sake. But I cannot tell this same truth is a naked and open daylight that doth not show the mask and memories and triumphs of the world half so stately and daintily as candlelights. Truth may perhaps come to the peace of a pearl that showed best by day, but it will not rise to the peace of a diamond, price of a diamond, or carbuncle that showed best in various lights. A mixture of light does over and add pleasure. डथ का मतलब है डज, DOES, ये सारी चीजें इस तरीके से लिखी जाती हैं शेक्सपियरियन इंग्लिश में। डज एनी मैन डाउट दैट इफ देयर वर टेकन आउट ऑफ मेंस माइंड्स वेन ओपिनियंस फ्लैटरिंग होप्स फॉल्स वैल्यूएशंस इमेजिनेशंस एज वन वुड एंड द लाइक, बट इट वुड लीव माइंड्स ऑफ अ नंबर ऑफ men poor shrunken things full of melancholy and indisposition and unpleasing to themselves. अगर कभी ऐसे पैसेज आ रहे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, दैट्स एकदम एग्जैक्टली फाइन। बाकी के 115 क्वेश्चन हैं आपके पास में करने के लिए, राइट। सो प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम अगर कभी ऐसा पैसेज आए और आपको बिल्कुल आइडिया ना लगे कि भैया इसमें हमको करना क्या है, तो भैया मुझसे गलती से खुल गया भैया, ऐसा करके इसको छोड़ देना। चलो आगे, व्हाट इज द राइटर्स आइडिया ऑफ ट्रूथ इन द पैराग्राफ? ट्रूथ एंड डिविनिटी गो हैंड इन हैंड, ट्रूथ कैन बी टोल्ड एंड अवॉइडेड कन्वीनियंटली, बिल्कुल नहीं, ये चीज उन्होंने नहीं बोली है कि ट्रूथ को अवॉइड कर सकता है और बोला जा सकता है कन्वीनियंटली। ट्रूथ इज अ कंपल्सन समटाइम्स, ट्रूथ हैज नेवर बीन अ कंपल्सन इन पैराग्राफ। डी कह रहा है ट्रूथ में बी अ चॉइस ऑफ एंशिएंट ग्रीसियंस। देखो ये चॉइस था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन राइटर का आइडिया क्या है? देखो ये चीज तो पास में चल रही थी, लेकिन राइटर का आइडिया क्या है ट्रूथ का? ये क्या है? ऑप्शन नंबर 8, ट्रूथ एंड डिविनिटी गो हैंड इन हैंड, मतलब जो भी चीज ट्रूथ है वो डिवाइन है, मतलब वही देवी है और उसी पे हमको स्टिक होके चलना चाहिए। चलो 112 की बात करते हैं। व्हाई डू मेन लव लाइज? आदमी को लव लाई जो है, झूठ है, वो क्यों पसंद है? एडवांटेज के लिए नहीं, इसलिए नहीं पसंद है, तो किस लिए पसंद है? फॉर द लव ऑफ लाइंग, फॉर द सेक ऑफ लाइज। हाँ, झूठ बोलना ही चाहिए इस वजह से पसंद है, फॉर द सेक ऑफ लाइज, है ना। अभी यहां पे कहीं लिखा था, चलो कोई बात नहीं, वापस पैराग्राफ पढ़ के देख लेना। फॉर द सेक ऑफ लाइज मैन लव्स टू स्पीक द लाई, ठीक है। चलो 113 पढ़ते हैं। तो देखो यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मेटाफर इज यूज इन द पैसेज टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ ट्रूथ एंड लाइज? देखो कौन सा मेटाफर यूज किया गया है बेटा? देखो यहाँ पे जो मेटाफर है वो कहाँ गया, अभी तो दिखा रहा हूं। मेटाफर का मतलब होता है कोई भी चीज को दिखाना कि भैया ये चीज इस तरीके से चल रही है। देखो मेटाफर क्या है यहाँ पे, ट्रूथ में परहैप्स कम टू द प्राइस ऑफ अ पर्ल दैट शोज बेस्ट डे बाय डे बट विल नॉट राइज टू द प्राइस ऑफ अ डायमंड। किस चीज से कंपेयर किया है? पर्ल और डायमंड के कंपैरिजन में इसको दिखाया हुआ है ना, कि ट्रूथ भैया पर्ल के दाम में कभी कभी आता है, लेकिन ये डायमंड के दाम तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे? पर्ल वर्सेस डायमंड्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि पर्ल हो जाएगा लेकिन डायमंड नहीं हो पाएगा। सो BCD को आउट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ में चल देंगे क्वेश्चन नंबर 113 में। देखो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इजी होंगे, अगर पैसेज मुश्किल हो गया तो क्वेश्चन इजी होगा, ये तो डेड श्योर है। तो इस चीज में घबराने का नहीं कभी कि अरे भाई साहब क्या भयंकर पैसेज आ गया है, इस तरीके से कभी नहीं चलना है। देखो पैसेज मुश्किल है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगी, ये चीज कंफर्म है। व्हाट लिटरेरी डिवाइस डज द ऑथर यूजेस व्हेन ही सेज ट्रूथ इज नेकेड? कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज कर रहा है यहाँ पे? देखो
ट्रुथ इज नेकेड। नेकेड का मतलब क्या होता है? नंगा, जिसमें कोई कपड़े नहीं पहने हुए हैं। तो अब कपड़े पहनना है ना पहनना क्या है? ह्यूमंस के बेसिस पे बात होती है, जानवरों के लिए कभी यूज ही नहीं करते हैं। तो जब भी कोई ऐसा चीज हो जिसमें ह्यूमंस के बेसिस में बात हो रही होती है और यहां पे नॉन लिविंग थिंग कोई हो जिसको ह्यूमन के रेफरेंस में बोला जा रहा हो, इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं बेटा। तो सिंबलिज्म नहीं है, पर्सोनिफिकेशन है ये। एलेगरी और पैराडॉक्स बिल्कुल भी नहीं है। क्या हो रहा है? पर्सोनिफिकेशन। 115 देखेंगे यहां पे क्या कह रहा है बेटा। देखो, व्हाट वुड हैपन इफ ट्रुथ्स वर नॉट मिक्स विद लाइट। क्या होता कि अगर ट्रुथ को लाई या झूठ के साथ नहीं मिक्स किया जाता? देयर वुड नॉट बी एनी प्लेजर इन द परस्यूट ऑफ ट्रुथ। ट्रुथ वुड बी क्लियर एंड अनडाइल्यूटेड, ये गलत है। लाइज वुड बी नो लॉन्गर बी नेसेसरी, पैसेज के हिसाब से दोनों चीजें नहीं है। डी कह रहा द ब्यूटी ऑफ ट्रुथ वुड शाइन फोर्थ, नहीं ये बात नहीं है। क्या होता? देयर वुड नॉट बी एनी प्लेजर इन द परस्यूट ऑफ ट्रुथ। कोई भी परस्यूट ऑफ ट्रुथ में कोई भी प्लेजर बेटा ना रह जाता, ये बात यहां पे कही जा रही है पैसेज के हिसाब से। देखो बी और सी बिल्कुल सही है, लेकिन पैसेज में ये चीज नहीं कही है, इसलिए इसको फिलहाल हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, चलो 115 के बाद लेट्स गेट टू 116, लेकिन उसके लिए फिर से एक छोटा सा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। देखो यहां पे छोटा तो नहीं है पैसेज, ये काफी ठीक ठाक ही है। चलो पढ़ लेते हैं एक बार। द लॉ इज एन एंटरप्राइज दैट सीक्स टू रूल अस ऑल फ्रॉम द cradle to the grave, whether as constitution confronting custom or as custom confronting constitution, and often indeed as a diverse combinatory parts a prowess of both। ठीक है, लॉ के बारे में यहां पे बात हो रही है। द वेरी नोशन ऑफ द एंटरप्राइज सजेस्ट रिस्क टेकिंग, दैट इज रिस्क एज अ साइट फॉर बोथ अपॉर्चुनिटी एज वेल एज failure for regulation or felicitation of approved social conduct। As the same movement, this coupling of the constitutional and custom at the outset designed to pluralize the notion of legal literacy, a message yet to be fully constructed and conveyed co-equally to those who govern and those who would resist domination। As citizens, we are supposed to know the law made by the state, whether we intend to obey it or break it। As members of cultural and religious communities, we also need to know the norms that define our membership of these collectives, often our identity and obligations as members of a political society and of diverse memberships within cultural and religious communities constitute spheres of peaceful coexistence। Often two these collide, to decide what obligations ought to have precedence. Each one of its collision situations has to know a great deal about the law of the state and the constituting community, an entity other than the political literacy is the state law. Literacy in state law is important but never enough for an understanding of multiple sources of obligations that constantly press upon us. This invites engagement with many difficult questions, including what may we want to mean by the literacy, law domination and resistance. Further, the question always is, how far do resources of legal literacy endow with us to resources of justice for all and care of self and care for others? Now दिस पैसेज इज एंडिंग विद अगेन द क्वेश्चन इन माइंड। तो ऑथर फिलहाल अभी चीज़ों से सिर्फ डाउट्स ही पूछ रहा है कि अल्टीमेटली हम लिटरेसी को माने, इस चीज़ का रीज़न क्या, हमें जो लॉज हैं जो उनके बेसिस पे हम स्टिक नहीं हो पा रहे हैं, या फिर कौन सी चीज़ को इस चीज़ में रीज़न मान सकते हैं। सो अल्टीमेटली इट्स अ क्वेश्चन ओवरऑल जिसमें ऑथर जो है वो चीज़ों पर डाउट ही करते हुए चल रहा है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 116 पढ़ते हैं, फिर वापस आएंगे पैसेज में, देखेंगे किस चीज की जरूरत है। अगर ये पैसेज समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, तो एग्जाम में एडवाइस है कि यू कैन स्किप इट। ठीक है, जैसे ऊपर वाला पैसेज समझ नहीं आया था बट स्टिल हमने 2-3 क्वेश्चंस कर लिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को इसमें से चुन ले, अगर टाइम बचा है तो उसको कर ले, एल्स इसको जाने दीजिए। ठीक है, चलेगा ऐसे। तो एग्जाम में कौन से क्वेश्चन नहीं करने, ये बात भी जानना बेटा इक्वली इंपॉर्टेंट है। चलो 116 पे आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लीगल लिटरेसी जो है नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड एंड अंडरस्टूड इन कंसोनेंस विद द एलिमेंट्स ऑफ सोशल कस्टम एंड जस्टिस। लास्ट में पैराग्राफ की यही बात तो बोल रहा है कि जो लीगल लिटरेसी है उसको इंटरप्रेट करना है और अंडरस्टैंड करना है ना, सोशल कस्टम और जस्टिस के हिसाब से। तो यहां पे लिटरेसी की बात ही नहीं पूरी पड़ रही है, इसको समझाना चाहिए और समझना चाहिए। जो लोग लिटरेसी मतलब जो लोग लिटरेट हैं, जरूरी नहीं कि उन सबको मालूम हो, तो लीगल लिटरेसी क्या होनी चाहिए कि हमको सारे रूल्स, नॉर्म्स, कस्टम सब पता हो। सो इज द गुड चॉइस। बी देखो, नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड एंड अंडरस्टूड इन कंसोनेंस विद एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड लॉ। अब ये वाली बात जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड लॉ की बात है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एडिशनल बोल दिया इन्होंने जबरदस्ती का। सी देखो, नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड एंड अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ अनजस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड जस्टिस, ये गलत हो गया, अनजस्ट वाली बात इन्होंने एक्स्ट्रा बोल दी। नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड एंड अंडरस्टूड इन कॉन्सोनेंस विद एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड लॉ। अब देखो, एनवायरमेंटल के ही कॉन्टेक्स्ट में बताना है, बाकी सारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं बताना है, पार्शियली करेक्ट हो गया ये। तो ऑप्शन नंबर ए है एकदम अनबायस्ड, एकदम जनरलाइज सा पॉइंट है। सो ए वुड बी द गुड चॉइस। चलो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। एज अ सिटीजन वन इज सपोज टू, सिटीजन की तरह एक आदमी को क्या करना चाहिए? मेक अ बैलेंस बिटवीन द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चरल एग्जिस्टेंस। बिल्कुल, मेक अ बैलेंस इसमें बनाना चाहिए बिटवीन द लीगल एस्पेक्ट्स एंड कल्चरल एग्जिस्टेंस। ठीक है, गिव अ प्रायोरिटी टू आवर कल्चरल एग्जिस्टेंस, सिर्फ एक को ही नहीं, गिव अ प्रायोरिटी टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब देखो, ये दोनों एक तरफा बात कर रहे हैं, ये भी एक तरफा, ये भी एक तरफा, इसलिए दोनों बाहर है। शो दैट
नो दैट नॉलेज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेशन इज एन इम्पेडिमेंट टू कल्चरल एग्जिस्टेंस, ये बार है, इसको हमें जानना ही पड़ेगा, है ना। नो दैट नॉलेज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेशन इज एन इम्पेडिमेंट टू कल्चरल एग्जिस्टेंस, इसको सिर्फ जानने से क्या होगा बेटा, हमको एग्जैक्टली इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और सिर्फ कल्चर वाले में नहीं, प्रॉपरली लीगली और लॉ के बेसिस पे क्या है वो भी जानना चाहिए। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट चॉइस। चलो 118 पे आते हैं। देखो, The above passage deals in law and justice, legal literacy, literacy and education, constitutional law। कौन से वाले के साथ में चल रहा है ये बेटा? देखो यहाँ पे लीगल लिटरेसी की बात हो रही है कि सिर्फ पढ़ने से ही कोई मतलब नहीं है, लीगली आप जो लॉज हैं उनके बारे में कितना जान रहे हो, इस चीज पे थोड़ा सा ज्यादा इनका रिस्ट्रेन है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। देखो बेटा ध्यान से, According to the writer, diverse combinatory prowess means, इसका मतलब क्या है? A process of involving legal and constitutional system of cohesive elements, a provision of involving a law of customary practices by avoiding constitutional provisions, a provision of evolving constitutional laws by neglecting customary practices, बिल्कुल बाहर है। A process of combining contrasting elements into a competent legal mechanism, exactly this is what he wants, कि भैया सारी चीजें प्रॉपरली चले, और सिर्फ पढ़ाई के बेसिस पे ही नहीं, लोगों को लीगल की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो लिटरेट हो चाहे इलिटरेट हो, तब भी चलेगा। ये वाली लिटरेसी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो अगला 120 की बात करते हैं। देखो 120 क्या बोल रहा है? Which among the following is closest in meaning to the word resistance? रेजिस्टेंस का सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग कौन सा होगा? देखो लिबरेटिंग का मतलब हो जाएगा रेजिस्टेंस मतलब फ्री हो जाना, है ना। तो लिबरेटिंग क्या हो जाएगा भैया? फ्री रख देना। रेजिस्टेंस का मतलब रोकथाम होता है या रोक देना होगा, तो यहाँ पे कंफर्मिंग का मतलब होगा अलाउ कर देना, प्रमोशन का मतलब भी अलाउ कर देना, लिबरेटिंग का मतलब भी अलाउ कर देना, फ्री छोड़ देना, क्या बन जाएगा? डिफाइस बन जाएगा, डिफाइंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस का मतलब रोकना, डिफाइंस का मतलब भी रोकथाम लगाना या किसी चीज पे पॉज या होल्ड कर देना, ठीक है। आज के 120 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अगला पेपर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। जो भी डाउट्स हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।